चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। यस, तो आज हमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, दैट इज द एचएमटी। क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग के अब तक हम टोटल 4 सब्जेक्ट फिनिश कर चुके हैं। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, फिर आईसी इंजन पढ़ा है, फिर आरएसी और देन पावर प्लांट। ये 4 सब्जेक्ट और टोटली हम कवर कर चुके हैं। और लास्ट एक सब्जेक्ट बाकी है थर्मल इंजीनियरिंग का, और वो है एचएमटी। आज हम उसे ही स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखो डियर, अब बेसिकली जो हीट ट्रांसफर है ना, इसे एचएमटी बोलते हैं आप। पर जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स की कोई ज्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है ना। जैसे कि अदर सब्जेक्ट है आपका पावर प्लांट है, आरएसी और आईसी इंजन। ये 3 सब्जेक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू कांट कवर। परंतु एचएमटी में आपको ऐसी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए नहीं होगी। ये थर्मल इंजीनियरिंग का बिल्कुल इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इसके अपने कॉन्सेप्ट होंगे और वो हम सब यहीं पे ही पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो देखो यार, सबसे यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एचएमटी। इसे ज्यादातर आप एचएमटी ही बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म क्या है? हीट एंड मास ट्रांसफर, ये इसका नाम है, राइट। इसका मतलब नाम में 2 चीज आ रही हैं। अगर आप देखें, एक तो हीट एंड मास ट्रांसफर, यानी हीट का ट्रांसफर और मास का ट्रांसफर, 2 बातें हो रही हैं। समझा? तो हीट का ट्रांसफर यानी सब्जेक्ट में पता चल रहा है कि एक तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा मास का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। अब देखो डियर, इनमें बेसिकली जो हीट ट्रांसफर है वही केवल हमें पढ़ना है। समझा ना? हमें ओनली ऑन हीट ट्रांसफर पढ़ना है। हमें मास ट्रांसफर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, राइट। क्योंकि मास ट्रांसफर बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। मास ट्रांसफर में देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस में हमेशा मास ट्रांसफर ही होता है। समझ आना? तो इसलिए वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इत्तेफाक से एचएमटी से बोल दिया जाता है। नहीं तो अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक खरीदेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट का नाम केवल और केवल एचटी होता है। आईआईटी वाईआईटी में कहीं भी देखे, एनआईटी में देखे, जो बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो जब भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो क्या एचटी स्टार्ट हो रहा है। तो सब्जेक्ट का सही नाम क्या है? एचटी, हीट ट्रांसफर, राइट। तो मास ट्रांसफर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा सिलेबस ही नहीं है, ना जेई में, ना ए में, ना गेट में, ना आईईएस में, राइट। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा ही नहीं है। समझा? होता क्या कि हीट ट्रांसफर वो भी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वो भी पढ़ते हैं केमिकल इंजीनियरिंग वाले, तो उसके साथ साथ उन्हें मास ट्रांसफर भी पढ़ना होता है। तो उनकी जो किताब होती है उसमें दोनों होता है, उसमें हीट ट्रांसफर भी होगा, मास ट्रांसफर भी होगा। समझा? तो उस किताब में से हमें केवल और केवल हीट ट्रांसफर ही पढ़ना होता है, राइट। तो इसका मतलब सर जी मेनली अब जो सब्जेक्ट का नाम है वो हीट ट्रांसफर है, और हमें हीट ट्रांसफर के बारे में ही पढ़ना है, राइट। चलिए, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेन हेडिंग पे आते हैं सर जी। अब सब्जेक्ट के नाम से तो हम वाकिफ हो चुके हैं। तो देखो डियर, अब इसका मतलब सर जी हमें मेनली फोकस करना है हीट ट्रांसफर के ऊपर। हीट ट्रांसफर के ऊपर हमें मेनली फोकस करना है, राइट। अब जरा ये बताओ यार, हीट ट्रांसफर की अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में भी तो आपने हीट ट्रांसफर पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था? वहां पर हीट की तो बात चली थी। इस हीट को वहां पर आपने क्यू से प्रदर्शित किया था। और मान लो अगर आपके पास ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इस सिस्टम का मास है m, और इस सिस्टम को आपने कोई हीट ट्रांसफर की है Q। समझा ना? तो इस हीट ट्रांसफर की तो आपने स्टडी की है और Q को कैलकुलेट किया है, और Q का फॉर्मूला बना था mCp डेल्टा T या फिर mCv डेल्टा T गैस के लिए। अरे बोलो, समझ आया या नहीं? ये चलो छोड़ो, गैस को भी छोड़ो, अगर ये सॉलिड या लिक्विड है तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। समझा ना? किसी भी मास m को, मान लो कोई मास है, इस मास m को अगर कोई भी हीट आप ट्रांसफर करते हैं तो हीट ट्रांसफर करने का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, Q बराबर होता है mc डेल्टा T, राइट। डेल्टा T को आप dt भी लिख सकते हैं। डेल्टा T का मतलब भी चेंज इन टेम्परेचर है, dt का मतलब भी चेंज इन टेम्परेचर ही है, राइट और रॉन्ग? तो सर जी ये फॉर्मूला होता है Q बराबर mc डेल्टा T। हीट ट्रांसफर आप निकाल सकते हैं, है ना। अब एक थोड़ी सी चीज और ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं हीट ट्रांसफर की,
तो हीट ट्रांसफर का मतलब दोनों होता है, हीट को चाहे आप ऐड करें या हीट को रिजेक्ट करें, दोनों का मतलब हीट ट्रांसफर है ना। जब हीट ऐड करते हैं तो उसे पॉजिटिव हीट ट्रांसफर कह देते हैं, जब हीट रिजेक्ट करते हैं तो उसे नेगेटिव हीट ट्रांसफर कह देते हैं। समझ आया ना। परंतु फॉर्मूला यही होता है, कितने किलोजूल हीट ऐड की है या कितने किलोजूल रिजेक्ट की है, उसका बेसिक फॉर्मूला यही है, Q बराबर mc डेल्टा टी, राइट। अगर इसे थोड़ा सा डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखो तो डेल्टा टी की जगह रख दो dt, है या नहीं। तो Q बराबर mc dt भी आप लिख सकते हैं, dt का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, डेल्टा टी या dt, तो ज्यादातर डिफरेंशियल फॉर्म में ही हम चलते हैं, तो इसलिए mc dt वाला ही फॉर्मूला ज्यादातर यूज में देखने को मिलता। बताइए यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए अब सर जी बात ये है कि जब हीट ट्रांसफर की स्टडी आप थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं तो फिर ये अलग से सब्जेक्ट क्यों बना दिया। और आप खुद बताएं कि आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर इन दो के अलावा कुछ था। जहां भी देख रहे थे हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर, समझ आ ना। चलो वर्क तो छोड़ो, हीट ट्रांसफर दबा के पढ़ा है ना आपने उसके साथ, समझ आ ना। तो मुद्दा ये है कि सर जी फिर अलग से सब्जेक्ट की जरूरत क्या पड़ी, हीट ट्रांसफर को तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं इन थर्मोडायनेमिक्स, है या नहीं। यस। तो देखो सर जी अब कहानी क्या थी, इसका जवाब क्या है कि फिर अलग से सब्जेक्ट क्यों बना दिया जब थर्मोडायनेमिक्स में पूरा हीट ट्रांसफर पढ़ लिया जाता है, समझ आ ना। तो देखो वहां पर जनरली मैं बोल रहा हूं कि सपोज दैट, चलिए मान लो ये यहां पर एक भगोना रखा हुआ है, जैसे किचन में चावल बनाते हैं ना आप, और इसके अंदर यहां पे आपने पानी रखा है और इसके अंदर राइस रख दिए, चावल, क्या रख दिए हैं, राइस, चावल रख दिए, राइट। और ये चावल आपको बॉईल करने हैं, समझ आ ना। तो मान लो 1 kg चावल इसके अंदर है, मास कितना है इनका 1 kg राइस आपने इसके अंदर रखे हैं। अब हमने कैलकुलेट किया कि 1 किलो चावल को उबालने के लिए हमें 1000 किलोजूल हीट इसे सप्लाई करनी पड़ेगी। कितना, 1000 किलोजूल। तो डिमांड आई यहां पर इन्हें बॉईल करने के लिए, इन राइस को बॉईल करने के लिए डिमांड आई है हीट की, समझ आ ना। तो कितनी की डिमांड आई है, 1000 किलोजूल हीट अगर आपने इनको सप्लाई कर दी तो ये फुल्ली बॉईल हो जाएंगे, नहीं तो कच्चे रहेंगे। और कच्चे खाने हैं तो देख लो, है या नहीं। यस। तो 1000 किलोजूल हीट सप्लाई करने की डिमांड है, समझ आ ना। और ये भगोने के अंदर रखे हुए। अब हमने क्या है 1000 किलोजूल, क्योंकि भूख लग रही है, समझ आ ना। अब एक बच्चे ने बोला कि सर जी भूख लग रही है बहुत तेज, मम्मी ने सीधा चावल रखे, समझ आ ना, बॉईल करने के लिए। और बच्चे को बोला कि बस बेटा थोड़ी देर रुक जाओ आप, समझ आ ना, और अभी चावल तैयार होने वाले हैं। तो यहां पर ऐसे भगोना रख दिया, और भगोना रखने के बाद यहां पर रखा है गैस, यहां पर क्या रखा है, गैस यानी स्टोव, समझ आ ना। और यहां से जलाई है, इसमें आग लगा दी है, यानी आग जला दी है, समझ आ ना। अब ये फ्लेम है, ये क्या है, फ्लेम, आग लग रही है, समझ आ ना। अब गारंटी अगर यहां पे आग लगा दी तो यहां से कोई ना कोई हीट राइस को ट्रांसफर होने लगेगी, हो गया नहीं। अब बैठे रहो सर जी। तो बताइए चावल कितनी देर में उबलेंगे, क्या बहुत जल्दी उबल जाएंगे, क्यों बताइए, क्यों क्यों कम है, भाई क्या राइस जल्दी उबल जाएंगे, देर में उबलेंगे। देर में उबलने का कारण क्या है, थोड़ा नमक भी डाल दो इसके अंदर, सीधा खिचड़ी बन जाएगी। और इस खिचड़ी को कौन सा नाम देंगे आप, बीरबल की खिचड़ी। क्यों, क्योंकि आपने स्टोव बहुत ही नीचे रखा है। अब कुछ खोपड़े में आया लॉजिक, ऐसे खिचड़ी संभाल लोगे आप कि सर जी 6-7 घंटे रुक जाओ बस, बेहतरीन वाले चावल बन के आएंगे, समझ आ रहे हैं नहीं। तो इसका मतलब यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि चावल तो गारंटी के साथ में बनेंगे और हीट भी ट्रांसफर होगी। और टोटल हीट जितनी ट्रांसफर हुई है, मान लो 7 घंटे में राइस बने
तो टोटल हीट जितनी ट्रांसफर हुई है वो सीधा mc/dt से कैलकुलेट कर ली, और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आएगी क्यों 1000 किलो जूल आ जाएगी, क्योंकि चावल बन चुके हैं। यस, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। परंतु क्या केवल इतना कैलकुलेट करना ही काफी है एनालिसिस में? भाई चावल तो बन चुके हैं, चावल बनाना टारगेट था, 100,000 किलो जूल हीट सप्लाई करना टारगेट था, तो टारगेट आपने पूरा कर दिया, 1000 किलो जूल सप्लाई हो चुकी है, खिचड़ी बन चुकी है, समझ आ ना? तो परंतु खिचड़ी तो बना ली और हीट ट्रांसफर भी कर लिया, समझ आ ना? परंतु यहां पर हमने इस बात पे फोकस नहीं किया कि जो ये हीट ट्रांसफर हो रही है 1000 किलो जूल, ये कितनी देर में हो रही है, समझ आ ना? या कितना जल्दी ट्रांसफर हो रही है, समझ आ ना? तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने केवल हीट ट्रांसफर पढ़ा है कि सिस्टम को कितने टोटल किलो जूल हीट ऐड की या कितने किलो जूल सिस्टम से रिजेक्ट की। आपने वहां पर इस बात पर फोकस किया ही नहीं, इस बात को स्टडी किया ही नहीं है कि जो हीट ऐड की है, समझ आ ना, वो किस स्पीड के साथ में ऐड हुई है, और जो रिजेक्ट हुई है उसके रिजेक्ट होने की स्पीड क्या थी, स्लो थी या फास्ट थी। इस बात के ऊपर कोई चर्चा हुई है? नेवर। इसका मतलब सर जी थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर की केवल 50% स्टडी हुई है, 50% स्टडी अब भी बाकी है, क्योंकि वहां हमने केवल ये देखा है कि हीट ट्रांसफर टोटल किलो जूल कितना हुआ है, ये नहीं देखा कि जो हीट ट्रांसफर हुआ कितनी जल्दी हुआ है या कितना स्लो हुआ है। यानी हीट ट्रांसफर होने की स्पीड पर हमने कोई फोकस थर्मोडायनेमिक्स में नहीं किया। राइट और रॉन्ग? चलिए, तो इसका मतलब सर जी अगर मैं बात करूं तो जो ये हीट ट्रांसफर हुई है, जो हीट ट्रांसफर हुई है, इस हीट ट्रांसफर में दो चीजें स्टडी करने की। एक तो अमाउंट कैलकुलेट करना, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर के कितने टोटल किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई है उसे कैलकुलेट करना, उसे एनालाइज करना। और एक दूसरा मुद्दा और भी है, समझा ना, स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर की जो स्पीड है प्यारे बच्चों, हीट ट्रांसफर होने की जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ में हीट ट्रांसफर हो रही है स्टोव से खिचड़ी को, जिस स्पीड से हो रही है, समझा, उसी स्पीड को यहां पर टेक्निकल भाषा में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोल दिया जाता है, समझा ना। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपने समझा ना केवल हीट ट्रांसफर पढ़ा है, सच बताओ तो ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा है, कैलकुलेट करना सीखा है, आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की कोई भी बात नहीं की। राइट और रॉन्ग? अब इसका मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी स्पीड है, हीट ट्रांसफर होने की जो स्पीड है उसे ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहा गया है, या फिर बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर रेट। अरे समझ आया ना, ये सब मिलती जुलती टर्म है। अब ये बताएं क्या यहां तक की कहानी आपको समझ आ रही है? समझा कि थर्मोडायनेमिक्स में अधूरी कहानी कहां थी, समझा ना? तो बस यही मेन मुद्दा है। चलिए सर जी, अब देखो केवल बात स्पीड की नहीं है, समझा ना, अभी और भी कुछ कहानी अधूरी है। थर्मोडायनेमिक्स में तो केवल यहां तक समेट दिया, इसके अलावा और कुछ किया ही नहीं है। और तो जितने किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई है, समझ, अब उसमें हमारा और इंटरेस्ट आ गया कि हम देखना चाह रहे हैं कि वो वाली, समझा, जो हीट ट्रांसफर हुई है उसके हीट ट्रांसफर होने की स्पीड क्या थी उसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। दूसरा हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि अगर एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर हुई थी तो हीट ट्रांसफर होने का तरीका क्या था, मैकेनिज्म क्या थी, कैसे मॉलिक्यूल ने हीट को एक जगह से उठाया। यानी हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से और हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर होती है, नेवर, ऑलवेज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को ही ट्रांसफर होती है, समझा ना। ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था? अरे बोलो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, या ये बोलो क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कहता है, समझा ना। और ये लॉ है, यानी फंडामेंटल चीजें हैं, इन्हें आप बदल नहीं सकते। तो देखो डियर, अब यहां पर दूसरी बात ये है कि अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर किस स्पीड से हुआ है, और साथ में भी देखना चाहते हैं कि जब हीट ट्रांसफर हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, समझा ना, तो उसके चलने का तरीका क्या है, समझा, किस तरीके से मॉलिक्यूल हीट को उठा के
हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। वो मैकेनिज्म भी जानना चाहते हैं, वो तरीका भी जानना चाहते हैं हम। समझ आया ना? तो हीट ट्रांसफर की जो मैकेनिज्म है उसे ही टेक्निकल भाषा में यहां पर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहा जाता है। बात समझ आ रही है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब है कि जब किसी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हुई है तो हीट ट्रांसफर होने की मैकेनिज्म क्या थी। समझा? क्या तरीका रहा है हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का। राइट? चले सिंपल भाषा में समझते हैं हम इसे। तो इसका मतलब सर जी बातें यहां पर दो आ चुकी हैं। केवल स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर तो आपको दिखना ही है, परंतु साथ में इसी के साथ में आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी स्टडी करना है। राइट और रॉन्ग? एक तो ये है और दूसरा क्या सर जी? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये भी तो कहानी अधूरी है। ये इस बात को आप एनालाइज करना नहीं चाहेंगे। सच बताओ तो 50 भी नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में केवल 20% काम खत्म हुआ है। 80% जो मेन काम है, जो कॉन्सेप्चुअल काम है, वो तो अभी बाकी पड़ा हुआ है। कॉन्सेप्चुअल काम यही है कि क्या मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर होने की हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को। समझा? और कॉन्सेप्चुअल टॉक यही है कि किस स्पीड से हीट ट्रांसफर हो रही है। समझ आया ना? दो बड़े मुद्दे हैं। अब इस पूरे सब्जेक्ट में आपको इन्हीं दो मुद्दों के ऊपर बात करनी है। एक तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। और मैकेनिज्म यानी तरीका, समझा? उसे ही टेक्निकल भाषा में बोल दिया बच्चों हमने, मोड ऑफ हीट, एचटी मतलब हीट ट्रांसफर। अरे समझ आया? तो बेसिकली है क्या? ये है मैकेनिज्म। ये क्या है? मैकेनिज्म। राइट और रॉन्ग? दिस इज द मैकेनिज्म। बताइए बच्चों, अब आपको थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में फर्क समझ आया कि दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? बताइए, बात समझ आ रही है नहीं? यस, यूकेपीएससी, जेईई और एई के इंटरव्यूज आने वाले हैं। समझ आ ना? उनमें ऐसे ही छक्के छुड़ाए जाते हैं आपके कि इफ यू स्टडी द हीट ट्रांसफर इन थर्मोडायनेमिक्स देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो हमारी खोपड़ी और बोलती बंद। समझ आ ना? तो इसलिए अब जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी, की पॉइंट भी, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मैं साथ में करा के चलता हूं। समझ आए नहीं? तो इसलिए हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खोपड़े में बसा के चलना। समझ आ रहा है या नहीं? यस। तो बताइए, क्योंकि अबे अलग से क्या स्टडी होती है? कुछ झंड बोलते हैं इंटरव्यू की तैयारी करा दो। अबे झंड पूरा मैकेनिकल वहां पे पूछा जाएगा, 40 घंटे में तैयारी हो सकती है अबे, जो 900 घंटे का सिलेबस है। अब कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पाओगे इतना कि देखो बेटा तुमने एचएमटी पढ़ा था ना, सब पढ़ा था, उससे ये की पॉइंट निकल रहा है इंटरव्यू के लिए। वो झंड को वही ध्यान नहीं आ रहा है। की पॉइंट तो छोड़ो। समझ आ गया नहीं? तो इसलिए गलत तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो ना तो खोपड़े में रहेगी, ना बड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और ना लंबे समय तक याद रहेगी। और इंटरव्यू की तो पूछ ही जाओ, क्या इंटरव्यू में बिल्कुल निचोड़ पूछता है वो। अरे समझ आए या नहीं? तो इसलिए जब हम थोड़ो पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे सब कुछ तैयारी वहीं आ जाती है। समझ आ ना? और आई एम नॉट टीचिंग द सेमेस्टर। समझ आ ना? तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चल रहा है। चाहे वो आपका इंटरव्यू है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव हो, सब एक ही साथ कवर्ड होगा। राइट और रॉन्ग? बताए बच्चों, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है? तो आपको डिफरेंस समझ आया कि हीट ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दो मेन टारगेट हैं, मेन पर्पज हैं जो छूटे हुए हैं। समझा? वो क्या है? एक तो मैकेनिज्म यानी तरीका क्या है हीट ट्रांसफर का, दूसरा स्पीड क्या रही होगी हीट ट्रांसफर की जो हुई है। इस हीट ट्रांसफर का तरीका क्या रहा होगा, इस हीट ट्रांसफर का जो टीडी में पढ़ा है आपने, उसका स्पीड क्या रहा होगा, इन दोनों के बारे में कोई भी जिक्र वहां पे नहीं हुआ। तो इन्हीं दोनों का जिक्र और पूरा डिटेल डिस्कशन करने हम हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में आए हैं। राइट और रॉन्ग? तो चलिए अब पूरा देखो, मोस्टली मैं 60 घंटे लगभग इसे पढ़ाऊंगा और 60 आवर्स में केवल आपको ये दो टॉपिक ही चलेंगे, केवल स्पीड और मैकेनिज्म के अलावा और कुछ आप पढ़ेंगे ही नहीं। समझ आ रहा है या नहीं? चलिए, तो सर जी इसका मतलब यहां से अब हीट ट्रांसफर में जो मेनली आपको पढ़ना है वो डिसाइड हो चुका है। एक तो आपको पढ़ना है रेट ऑफ
क्या, हीट ट्रांसफर, और दूसरा पढ़ना है आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। राइट और रॉन्ग, ये दो मेन टारगेट हैं और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। और देखना, समझा ना, ये डिस्कशन कितना लंबा जाएगा। राइट, चल डियर, तो सबसे पहले हम पहला हेडिंग ले लेते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और इसे समझते हैं कि ये जो रेट है इसे कैसे निकाला जाए। समझा ना, और सिंपल भाषा में आप इसे स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर कहेंगे, यानी हीट ट्रांसफर किस स्पीड से हो रहा है इस बात को ये बताएगा। राइट, चलिए तो देखो डियर, मान लो सपोज दैट आपके पास ये कोई बॉडी है, आपके पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का जो मास है वो m है, जो मास है वो m है। राइट, चलिए, और मान लो इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझा ना, अब आपने से कोई टोटल हीट सप्लाई की और मान लो आपने टोटल हीट सप्लाई की ऐसे Q, चलो मान लेते हैं कि जो कि 1000 किलो जूल के बराबर थी। समझा ना, तो 1000 किलो जूल हीट आपने इस बॉडी को सप्लाई कर दी है। तो जब आप इसे हीट सप्लाई करेंगे तो बॉडी गर्म हो जाएगी, और जब गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मान लो अभी 70 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ चुका है, तो 100 डिग्री बढ़ के कितना हो जाएगा, 170 डिग्री। तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो 70 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है इस बॉडी का 1000 किलो जूल हीट सप्लाई करने के बाद। समझा ना, और फिर मैंने क्या है, घड़ी रखी थी, मैंने कहा कि 10 बजे से हीट सप्लाई करना चालू किया था मैंने। समझा ना, और 10 बज के समझा 50 सेकंड तक ये लगातार सप्लाई होती रही। इसका मतलब 10 बजे से स्टार्टिंग हुई है 1000 किलो जूल हीट सप्लाई होने की, और 10 बज के 50 सेकंड पे फिनिश हो चुका है, यानी टोटल की टोटल 1000 किलो जूल बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। तो इस 1000 किलो जूल हीट को ट्रांसफर होने में टोटल कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, 50 सेकेंड्स, क्योंकि हम सेकेंड्स में ही मापते हैं मेनली टाइम को, हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। चले, अब देखो जो यहाँ पे टाइम है, टाइम को आप टी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सर ये हीट ट्रांसफर है, इसमें टी से तो टेम्परेचर को डिफाइन कर रखा है आपने। समझा ना, तो यहाँ पे आप बार बार कंफ्यूज होंगे, कभी मैं टी लिख दूंगा तो आपको पता नहीं रहेगा ये टेम्परेचर लिखा है या टाइम लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर हीट ट्रांसफर में जो टाइम है उसे टाउ के द्वारा, टाउ जैसे शियर स्ट्रेस होती है ना सोम में, वही वाला टाउ, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है और आप अपनी तरफ से नोटेशन लेने के लिए कतई भी अलाउड नहीं है। दीज ऑल नोटेशंस आर डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो सोचना भी मत नहीं बदलने की, समझ आए नहीं, ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। तो टाउ बराबर, और वहां कंपटीशन में आपको यही स्टैंडर्ड नोटेशन मिलते हैं। समझ आए नहीं, वो बताएगा नहीं टाउ क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड चीजें हैं। जब एचएमटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा टाउ क्या है। तो यहां पर टाउ से प्रदर्शित कर दिया हमने, से टाउ बराबर कितना आ गया, 50 सेकेंड्स। राइट और रॉन्ग, तो 50 सेकंड आ चुका है। अरे समझ आया। चले बच्चों, अब देखो, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 50 सेकंड में, समझा ना, टोटल कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, 1000 किलो जूल। समझा ना। चलिए, अब जरा एक बात आप मुझे बता दो भाई, हीट भी तो कोई चीज ही है, जैसे हवा भी तो कोई चीज ही है। अरे बोलो सुसरो, हाँ और ना तो किया करो बे, थोड़ा इंटरेक्टिव होके स्टडी करो, या गधई हो बिल्कुल। 12वीं क्लास तो पास कर ली ना, 11वीं 12वीं का बच्चा गधा रहता है बिल्कुल, झंड महाझंड। और बन गए हो तुम इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब द हाईएस्ट प्रोफेशनल कोर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज इंजीनियरिंग। समझ आ ना, तुम्हारे थोपड़े देख के लग रहा है इंजीनियर हो भाई। मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स है दुनिया का ये इंजीनियरिंग। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान में थोड़ा भद पीढ़ी पड़ी है इंजीनियरिंग की। समझ आया या नहीं। पर मुझे लगता है कि जो बच्चा कोचिंग तक आया है, समझा, तो वो रियल में इंजीनियर है, उसके अंदर सीखने की लगन है। समझ आया ना। क्या कोचिंग में कोई झंड तो आता नहीं है कि चलो टाइम पास करने चल रहे हैं, और हमारे जैसे टीचर के सामने तो पता ही भी नहीं टिक पाता। यहां वही बैठेगा जो पढ़ने वाला होगा। समझ आई या नहीं।
डिस्टर्बेंस कांट टॉलरेट, समझ आ ना। तो कम से कम इतना इंटेंशन तो है। नहीं तो देखा, मैंने ये भी देखा कि आजकल स्कॉलरशिप बेस पे होना लगा है बीटेक और डिप्लोमा, तो तब से एडमिशन हो रहे हैं बच्चे, क्या होता है, चलो शादी हो जाएगी डिप्लोमा कर लेते हैं, है या नहीं, चलो शादी हो जाएगी बीटेक कर लेते हैं, कि घर वाले बता तो सकेंगे लड़के ने बीटेक कर रखा है। वो बताने के लिए, बनने के लिए बीटेक कर ही नहीं रहा है। मेजोरिटी क्या है, इंजीनियर बनने के लिए डिप्लोमा कर ही नहीं रहा, केवल कुछ ही परसेंट है जिनका मेन मोटो कि नहीं भाई डिप्लोमा करना है, इसके बाद अच्छी नॉलेज लेनी है, समझ आ ना, और चाहे प्राइवेट में जाना है सरकारी में, समझ आ ना, दोनों दरबार खुले हुए होंगे अगर आपके पास नॉलेज होगी, समझ आया या नहीं। और मेनली गवर्नमेंट की अगर आप सोच रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि एक गुड अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, समझ आ ना, नो तुक्का। चलिए, तो 50 सेकंड में 1000 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई है, राइट। यार अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड का मात्रक क्या होता है, अरे बोलो, किलो जूल पर सेकंड, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सर जी देखो बात ये है, समझा, स्पीड की जब बात करते हैं तो स्पीड हमेशा 1 सेकंड पर सेकंड कैलकुलेट की जाती है, अरे बोलो। तो स्पीड का मात्रक हमेशा मीटर पर सेकंड, यानी बटे में तो सेकंड ही होता है ना, यानी स्पीड हमेशा पर सेकंड ही कैलकुलेट की जाती है, चाहे दुनिया में वो स्पीड किसी आदमी की हो, आपकी बाइक की हो, या फिर हीट की हो, चलेगा तो पर सेकंड। चले सर जी इतना तुम जान गए। तो यहां भी तो यार स्पीड, हीट ट्रांसफर होने की, हीट के ट्रांसफर होने की स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो पर सेकंड मतलब 1 सेकंड की तो देखेंगे। तो अब ये बताओ 50 सेकंड में अगर 1000 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई है तो 1 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर होगी, अरे बोलो बच्चों, तो 20 किलो जूल हुई होगी सर जी, समझ आ ना। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी हुई है, 20 किलो जूल। तो ऐसे 20 को क्या बोल देंगे आप, स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर, या टेक्निकल भाषा में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो लीजिए सर जी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ चुका है कितना, 20, 20 ही तो आया है ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यस। अब देखो प्यारे बच्चों, Q का मतलब तो होता है टोटल हीट ट्रांसफर, Q का मतलब तो यहां पे 1000 यानी टोटल, जितना भी टोटल हीट ट्रांसफर हुआ है, टोटल टाइम में जितना टोटल हीट ट्रांसफर हुआ है वो तो Q है। अब मुझे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को प्रदर्शित करना है, तो इसे यहां पर Q डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Q के ऊपर डॉट लगा दिया जाता है। तो Q डॉट, ये डॉट आपको ध्यान दिलाएगा कि ये हीट ट्रांसफर नहीं है, ये हीट ट्रांसफर रेट है, स्पीड है, पर सेकंड है, राइट। तो ये आ गया सर जी, तो Q डॉट बराबर कितना आ गया, 20। अरे बोलो, चले अब पागलो ये बताओ, जो ये Q डॉट है ये 20 तुमने निकाला कैसे। जब मैंने तुम्हें कहा था कि 50 सेकंड में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, तो आपने कहा 1000, तो 1 सेकंड में कितना हुआ होगा, तो तुमने बोला 20। कैसे निकाला ये 20, मुझे लगता है कि मन ही मन में आपने इस 1000 किलो जूल को डिवाइड कर दिया था 50 सेकंड से। तो इसका मतलब 20 के आपने क्या किया था, मन में 1000 किलो जूल को डिवाइड कर दिया था 50 सेकंड से, अरे बोलो। तो यार ये वाला 20 और ये भी तो 20 ही है, ये काम मन मन में नहीं किया क्या तुमने, तो यही तो, इसलिए रेशो ही तो सही मायने में हीट ट्रांसफर रेट है, अरे बोलो। तो 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 20, और ऊपर है किलो जूल और बटे में है सेकंड, तो ये किलो जूल पर सेकंड, और पर सेकंड क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट। अरे समझ आया नहीं। तो लीजिए सर जी, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है हमने देख लिया, है या नहीं। अब बेसिक सा फॉर्मूला अगर आप देखें तो Q डॉट जब भी निकालना है तो Q डॉट बराबर होता है Q अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम को T नहीं टाउ लिखा है, Q बाय टाउ। बताए बच्चों ये होता है या नहीं, यस। ये बेसिक सा फॉर्मूला आ गया, परंतु सर जी अब हम फाइनल फॉर्मूले पे जाएंगे, ये तो शुरुआत में निकला है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो यार ये बताओ, ये Q भी तो आपको निकालना पड़ेगा, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा आपको, ये तो मैंने डायरेक्ट ले लिया, कोई जरूरी है कि डायरेक्ट दिया होगा, यहाँ पे आपका Q भी निकालना पड़ेगा, और Q निकालने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स में। तो टोटल हीट ट्रांसफर Q कितना होता है, mc/dt होता है या नहीं। चलिए तो यार ये बताओ, यहां पर ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर।
समझा ना, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, है या नहीं। अब जरा चीज को आप ध्यान देना, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशियल का मतलब हम टोटल हीट ट्रांसफर का ना देख के हम छोटा सा हीट ट्रांसफर देख सकते हैं, समझा ना। और जब भी हमें टोटल जानने की इच्छा होगी तो हम उसे इंटीग्रेट करके टोटल ले सकते हैं, राइट और रॉन्ग, यस। तो देखो डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है। चलिए मैंने मान लिया कि ये कोई बॉडी है और इसका मास m है, बॉडी है, इसका मास m है, राइट। इसे टोटल हीट तो आपने Q सप्लाई की है, वो 1000 किलो जूल है, जो 50 सेकंड में सप्लाई है, समझा ना। तो यार एक बार बताओ आप यहां पे मुझे, समझा ना, मान लो यहां पे टोटल हीट सप्लाई की आपने Q और इसे 50 सेकंड लगे हैं। अब 50 सेकंड की अगर बात करें तो Q डॉट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है या नहीं, और Q की वैल्यू है 1000, समझा ना। अब डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि आप टोटल पे फोकस मत करो, उसके कुछ छोटे से हिस्से पे फोकस कर लो। उस छोटे से हिस्से की एनालिसिस ही डिफरेंशियल एनालिसिस कहलाती है। और उस एनालिसिस में जो इक्वेशन या जो फॉर्मूला आप बनाते हैं, समझा ना, उसे डिफरेंशियल फॉर्मूला कहा जाता है, राइट और रॉन्ग। और उसमें dx, dy, dz, dt, dq कुछ है, d लगता है। डिफरेंस देखा ना, dy बाय dx, तो d के साथ में तो y है, वो भी d के साथ में, x है, वो भी d के साथ में, टाइम है t, वो भी dt है, d के साथ में, d फॉर डिफरेंशियल, यानी कुछ छोटे से अमाउंट की बात कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग, यस। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में ही डील करना है, समझा। पूरा डिफरेंशियल एनालिसिस यहाँ पे होगा, समझा ना। आपने गणित में पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे पढ़ी है या नहीं, हाँ जी बिल्कुल, समझा ना। खोपड़ा खराब हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन देखते देखते, समझा। यहाँ कुछ ज्यादा थ्योरी देखने को है भी नहीं बे, समझा ना, सब मैथमेटिकल एनालिसिस है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल्टा, समझा ना, उसी के सहारे में यहाँ पे चलने वाला। तो उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मजबूत कर रहा हूं आपका, है ना, चीजों को समझना। तो यहाँ पर Q तो है सर जी टोटल, अगर छोटा सा हिस्सा है तो उसे dq से दिखा दिया जाता है। क्या दिखा दिया जाता है, dq। अब जानते हो हीट, यहाँ भी लोचा है थर्मोडायनेमिक्स का, हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो जहां d लिखा था ये कट लगाना जरूरी है, या छोड़ो ना, d क्यों लिख रहे हो आप, सीधा डेल लिखो। तो यहाँ पर डेल q मैंने कर दिया, हाँ, समझा। d को डेल dt है तो dt को डेल t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु डेल t को dt लिखने में लफड़ा है, समझा। ये तमीज आपको सीखने को मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और मैंने थर्मो में आपको बताया था, अरे समझ आया नहीं। चलिए, तो सर जी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है, जो टोटल हीट है, ये टोटल टाइम है 50 सेकंड, तो टाउ बराबर तो है 50 सेकंड। अब आप 50 सेकंड ना लो, आप डी टाउ लो, तो डी टाउ का मतलब है कि टाइम, टोटल टाइम का छोटे से हिस्से की बात कर लो। तो मान लो मैं 1 मिली सेकंड की बात कर रहा हूं, मान लो 10 सेकंड से हीट ट्रांसफर चालू हुआ है और 10:50 सेकंड तक लगातार चला है। तो आप 10:50 सेकंड तक की एनालिसिस ना करो, पूरा टाइम स्पान ना लो, पूरा टाइम इंटरवल ना लो। आप 10 बजे से कहानी स्टार्ट हुई है तो 10:01 मिली सेकंड पे बात करो, गारंटी है 10:01 मिली सेकंड के अंदर भी कुछ ना कुछ हीट अंदर जा चुकी होगी, चाहे वो माइनर सी ही क्यों ना हो, है ना। तो असली जो 1 मिली सेकंड का टाइम है उसे क्या मान लिया मैंने, डी टाउ। टाइम चेंज हो गया, वो डी टी टाउ मतलब चेंज इन टाइम। कितना चेंज इन टाइम है, 1 मिली सेकंड, इतना ही तो चेंज हुआ है, यस। तो डी टाउ मान लिया मैंने इसे। पर तो इतने कम टाइम में यार हीट कितनी ट्रांसफर हुई होगी, अरे बोलो, बहुत ही कम। अगर वो भी कम है तो वहां भी कंगाली का सर्टिफिकेट दे दो आप, क्या लिख दो आप, समझा ना, डेल क्यू लिख दो। अब जो डी है, यहां डी नहीं, देखो डी का भी मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है और डेल का मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है, समझा ना। जैसे कि मान लो y इज द फंक्शन ऑफ x और y इज द फंक्शन ऑफ xz, है ना। यानी यहां पर y केवल x का फंक्शन है, यहां पर y केवल x का फंक्शन नहीं है, x के साथ z का भी फंक्शन है। तो इसका मतलब y एक से ज्यादा चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो जब कोई चीज एक से ज्यादा चीजों का फंक्शन होता है तो इस y को आप dy नहीं लिख सकते, इसे आप डेल y करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आप डेफिनेट नहीं कर सकते, डेल का मतलब पार्शियल करना पड़ेगा। और जो कोई चीज केवल एक ही चीज पे डिपेंड कर रही है, एक ही चीज का फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन y x के रेस्पेक्ट में करोगे तो सीधा dy बाय dx, डेल y बाय डेल x नहीं लिखेंगे आप। वैसे लिख दे तो भी कोई खतरा नहीं है,
समझा ना, परंतु डेल को डी लिख सकते आप। अरे समझ आया या नहीं? तो बस इतना अंतर होता है, परंतु हम यहां पर क्या है, जब डी को डेल लिख सकते हैं तो डेल लिखने में तो कभी कतई खतरा है ही नहीं है, तो हम यहां पे हमेशा पार्शियल फॉर्म में चलना है हमें, पूरी समझा ना, पूरे सब्जेक्ट में। राइट और रॉन्ग? यस। तो सर जी जो टाइम का चेंज है वो डेल्टा मान लिया, और इस टाइम में जो हीट ट्रांसफर हुई होगी कमी हुई होगी, तो ऐसे मैंने डेल क्यू मान लिया। बताया बच्चों, दो टर्म समझ आई है नहीं? अरे बोलो। तो डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है कि पूरे टाइम इंटरवल को ना लेके आप किसी छोटे से इंटरवल पे फोकस करें और उतने कम टाइम में जो क्रिया हो रही है बस उसे कैलकुलेट कर दो। जब टोटल चाहिए होगा तो आप केवल इंटीग्रेट करेंगे, समझा? और इंटीग्रेशन हमेशा आपको छोटी सी चीज को बढ़ा के टोटल इफेक्ट दे देता है। इंटीग्रेशन का फायदा ही यही है। चलिए सर जी, अगर यहां से बात करें तो हीट ट्रांसफर रेट बताओ क्या होगा? समझा ना, हीट ट्रांसफर रेट क्यू डॉट कितना होगा जरा बता दो। तो सर जी वही हो जाएगा क्यू डॉट। तो अरे समझ आ ना। चले, क्या इस बात का हीट ट्रांसफर रेट पे कोई असर पड़ा है कि आप टोटल की बात कर रहे हैं, आधे की बात कर रहे हैं? समझ आ ना। तो देखो, यही छोटी छोटी चीजें तो हैं ससुरो जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। रट्टाबाजी में नहीं चलना है, समझा? दिमाग से लॉजिक निकालने हैं। इन्हीं लॉजिक को जब कंपटीशन में भेड़ेगा तो सारी चीजें पढ़ी होने के बाद भी क्वेश्चन यही नहीं पता चलता कि ससुरा आ कहां से गया। लग तो रहा है कि पढ़ा हुआ, सारी टर्म पढ़ी हुई है या नहीं? तो यहां से एक चीज देखो आप कि अगर मैं ये कहूं कि 50 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर हुई है? 1000। तो अभी रेशो कितना आ रहा है? तो 1 सेकंड में कितनी हुई होगी? 20। अगर मैं 50 ना कह बोलो कि शुरू के जो 25 सेकंड में कितनी हुई होगी? 500। अगर मैं 25 इसमें से टोटल ना लेके आधे की बात करूं तो शुरू के 25 सेकंड में कितनी हुई होगी? तो 1 सेकंड में कितनी होगी? अरे बोल। चलिए अब ये बताओ यहां से आप 12.5 सेकंड में कितनी होगी? 250। अब 1 सेकंड में कितनी होगी? अब भी निकालो बे, अभी कितना आएगा? आप 1 सेकंड की निकालो तब भी 1 सेकंड में 20 हुई है, तो 0.5 सेकंड में कितनी हुई होगी? 10। रेशो कितना आएगा? 20। अब खोपड़े में आ रहा? तो चाहे आप टोटल की बात करो या 1 मिली सेकंड की बात करो या आधी सेकंड की बात करो, हीट ट्रांसफर रेट तो 20 ही रहना है। बात समझ आई? तो फिर क्या हो इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करें यार? हम छोटे से टाइम की बात करके हीट ट्रांसफर रेट निकाल के कहानी की छुट्टी करेंगे? कभी कभी तो इतना डेटा वहां तक निकालना पड़ेगा, कौन इतनी हीट को कैलकुलेट करेगा? छोटे से टाइम पे फोकस करो और कहानी समाप्त करो। यही तो फायदा है डिफरेंशिएशन का। बताए बच्चों, यहां तक की पूरी स्टोरी क्लियर है या नहीं? तो हीट ट्रांसफर रेट अफेक्टेड होने वाला नहीं है। बोलो बच्चों, पूरी स्टोरी क्लियर है या नहीं? चलिए, तो यही है। तो इसलिए क्या जो क्यू डॉट निकालेंगे आप, तो देखो क्यू, अब क्यू की जगह रखेंगे आप डेल क्यू, और बटे का क्या आ जाएगा? ये टाउ की जगह रखो डेल टाउ। यार क्यू डॉट बराबर देखेंगे तो डेल क्यू कितना आ जाएगा? एम सी। डेल्टा टी नहीं, डेल्टा टी का मतलब है टोटल चेंज इन टेम्परेचर। जब इतनी सी हीट सप्लाई की है तो टेम्परेचर का चेंज भी कम ही हुआ है। तो डेल टी नहीं, डेल टी का मतलब टोटल चेंज इन टेम्परेचर, और dt का मतलब आप किसी छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं, छोटी सी हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का चेंज भी छोटा सा है, सब कुछ डिफरेंशियल हो जाएगा फिर। अरे बोलो। तो असले डेल टी ना रखे, यहां पर क्या सुटेबल रहेगा गणित की भाषा में? क्या? डी टी। डी नहीं डेल, तो डेल टी। एम सी डेल टी कर दो यहां पे, या डी टी भी कर सकते हैं इसे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और परंतु यहाँ पे डेल ही लेके चलेंगे तो आ जाएगा ये। तो सर जी किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए मास भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर। यही चेंज हो रहा है, और टाइम तो कभी रुकता ही नहीं, तो हमेशा चेंज होता है या नहीं? तो एम सी डेल टी बाय डेल टाउ। समझ आया ना? लीजिए सर जी, आ गया फाइनल फॉर्मूला हीट ट्रांसफर रेट का। बताए बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई ना? तो हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला हमने देखा, क्यू डॉट बराबर एमसी डेल टी बाय डेल टाउ। डेल टाउ क्या है? टाइम। डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर,
है ना, डेल टाउ क्या टाइम, और अच्छा समझो इसे थोड़ा, इसका मतलब डेल टाउ जितने भी सेकंड है, इतने टाइम में जितना बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ है वो इसके ऊपर है ये। अरे बोलो भाई, यस। तो इसका मतलब ये, तो mc डेल टी बाय डेल टाउ, ये पहला फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, समाधान। और ये सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला, 5 स्टार फॉर्मूला है, क्या किसी फॉर्मूले के ऊपर बात चलेगी। कभी हम डेल टी की वैल्यू रखेंगे, डेल टी की वैल्यू रख के समझा ना, टाउ के रेस्पेक्ट में। देखो इसका मतलब क्या, जरा ऐसे और डिटेल में समझ लो आप, समझा ना। थोड़ा सा यहां पर और अच्छी अगर नॉलेज आप लेना चाहो तो यहां पर एक डिफरेंशियल टर्म आई है, क्या, डेल टी बाय डेल टाउ, और ये बिल्कुल उसी के कोरस्पॉन्डिंग है जैसे आपने dy बाय dx पढ़ा था या नहीं। बस मान लो y तो वहां पे टेम्परेचर है और x वहां पे टाइम है टाउ। अरे समझ आया ना, तो dt बाय डी टाउ आ जाएगा या नहीं। अब d को डाल रख दो यार। चलिए अब यहां से एक बताओ, समझा यार, जैसे कि dy बाय dx होता था तो इसमें क्या करते थे, पहले तो केवल y होता था, अगर इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx ऐसे ही तो लिखते थे ना। तो ऐसे भी कर सकते हो आपके डी बाई डी एक्स और इंटू के वाई, ऐसे भी लिख सकते हो इसे आप। अभी तो डी बाई डी एक्स ही है, तो इस टर्म का मतलब क्या होता है कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यही तो मतलब होता है ना। तो यहां भी जरा फाड़ फाड़ के देख लो आप। सर जी इसे मैं डेल बाय डेल टाउ और इंटू के टी ऐसे लिख सकता हूं। तो इस पूरी टर्म का मतलब क्या है कि टेम्परेचर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, समझ आ ना। तो सर जी ख्याल रखिएगा इसका मतलब क्या है, समझ आ। आगे चल के इन्हीं सभी चीजों का यूज है यहां पे, बस यही बेसिक फंडामेंटल है, समझ आ ना। तो देखो आगे चल के जब भी हमें हीट ट्रांसफर रेट निकालना पड़ेगा, जब भी क्यू डॉट निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, मास तो बॉडी का पता ही होगा, स्पेसिफिक हीट सी जितना होता है वो भी कांस्टेंट है, वो भी पता होगा, गिवन होंगी ये चीजें, बस हमें टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। और जब यहां पे टेम्परेचर निकालेंगे तो टेम्परेचर की एक इक्वेशन आएगी, समझ आ ना। उसी टेम्परेचर की इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी कुछ आ रहा है उसके अगर एम सी में गुना ठोकेंगे तो सीधा आपको हीट ट्रांसफर रेट मिल जाएगा। कुछ आइडिया सा लग रहा है कि कैसे कैसे आगे चलेंगे हम। अरे बोलो यस। तो सर जी इस तरीके से आगे हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों का मतलब हमें समझ आ चुका है कि हीट ट्रांसफर जब निकालेंगे तो मेन फैक्टर ये है सर जी, बस और कुछ मुद्दा है ही नहीं सूत्रा। ये निकालो, टेम्परेचर को कैलकुलेट करो, टेम्परेचर की इक्वेशन भी हमें फॉर्म करनी पड़ेगी, डेरिवेशन करके टेम्परेचर की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें m इंटू सी की गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके हीट ट्रांसफर रेट आएगा। सर जी दिमाग खराब ही कर रहे हो है ना, हमें तो लगा था बस गुणा भाग सी करनी पड़ेगी कि टोटल टाइम में इतना तो 1 सेकंड में इतना। अरे है या नहीं, हाँ बिल्कुल, शुरू में ऐसे ही लेके चलते हैं ना बच्चों को, अब थोड़ा लेवल पे बात आई है ना। यस, अब फॉर्मूला जो कैलकुलेट किया वो बेसिक फंडामेंटल से ही आया है। अरे समझ आ रहा है या नहीं। यस, परंतु यहां पर बातें बड़ी बड़ी होंगी। चलिए तो बताए बच्चों, यहां तक की पूरी स्टोरी समझ आई है नहीं। अब तक मैंने केवल आपको हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला बताया है और आगे चल के फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है उसका तरीका बताया है या नहीं। तो इसका मतलब सर जी अगर यहां पे देखें तो एक छोटा सा नोट बता रहा हूं प्यारे बच्चों में, अगर किसी भी बॉडी को तुमने, मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी को अगर कोई भी हीट ट्रांसफर आपने किया है, तो हीट ट्रांसफर करने के बाद अगर आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी क्यू डॉट निकालना चाहते हैं, हीट ट्रांसफर करने के बाद अगर आप क्यू डॉट निकालना चाहते हैं, अब मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं बोलूंगा, सीधा क्यू डॉट लिख दूंगा। अगर क्यू डॉट निकालना चाह रहे हैं तो सर जी तरीका क्या है कि जब हीट ट्रांसफर किया होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ होगा। हाँ, तो एक टेम्परेचर की इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पे T4 टेम्परेचर की एक इक्वेशन बनेगी, जो ये इक्वेशन आएगी इस टेम्परेचर की इक्वेशन को टाउ के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये
जो डेल टी बाय डेल्टा ओ आएगा, जो डेल टी बाय डेल्टा ओ आएगा इसे कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद इसी पूरी वैल्यू में m इंटू सी की गुणा करेंगे। तो ये अगर कैलकुलेट कर लिया तो गुणा भाग तो बच्चों का खेल है, तो डेल टी बाय डेल्टा ओ में m इंटू सी की गुणा कर देंगे और सीधा हीट ट्रांसफर रेट मिल जाएगा। राइट और रॉन्ग? अरे बोलो। चलिए तो देखो प्यारे बच्चों, यह हीट ट्रांसफर रेट का मुद्दा आपने निकाले, बेसिक फॉर्मूला है। आगे चल के फॉर्मूला फिर मॉडिफाई होगा, समझा क्यों? क्योंकि आप स्टैंडर्ड केस है यहाँ पे, समझा? जितने भी हम पढ़ेंगे सब स्टैंडर्ड केस हैं, समझ? चाहे वो प्लेन वॉल का हो, सिलिंड्रिकल वॉल का हो, सिलिंड्रिकल पाइप का हो, स्फेरिकल बॉडी का हो, ये सब स्टैंडर्ड केस आएंगे। हीट ट्रांसफर पूरा स्टैंडर्ड केस है। अब जितने भी स्टैंडर्ड केस आएंगे, हर एक स्टैंडर्ड केस में समझ अपने पर्टिकुलर फॉर्मूले बनेंगे हीट ट्रांसफर के, और उन्हें आपको रट्टा मारना है, समझा ना? और रट्टा मारने के बाद सीधा कंपटीशन में आएंगे वो, ये बताओ प्लेन वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या है, सिलिंड्रिकल दीवार, सिलिंड्रिकल वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या है, स्फेरिकल वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या है। अरे समझ आ रहा है या नहीं? यस। आगे तो खैर कहानी इस फॉर्मूले में भी और भी कुछ बहुत बाकी है, समझ आ ना? राज वाला फॉर्मूला बन जाएगा है ना? तो बस धीरे धीरे समझते चलो, है ना? एक ही दम से सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। आप मेरा तरीका जानते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे मजे में, जिससे चीजें समझ आती रहे सीक्वेंस में, समझा ना? तो होगा क्या सर जी, जैसे आप टेम्परेचर की इक्वेशन निकालोगे और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और उसकी वैल्यू रखोगे तो गुणनफल मॉडिफाई होके गुणा भाग करके एक फाइनल फॉर्मूले तब्दील होगा, और वो फाइनल फॉर्मूला स्टैंडर्ड केस का जो भी आएगा, समझा, वही आपको रट्टा मारना है। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला, परंतु केस दूसरा कोई सा हो, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। जोड़ घटा गुणा भाग तुमने 5वीं क्लास में सीखी थी, तो चाहे 6ठी 7वीं 8वीं चाहे पीएचडी में चले जाना, जोड़ घटा भाग के फंडामेंटल वही हैं जो 5वीं क्लास में पढ़े थे, वही यूज होंगे पीएचडी में भी, है या नहीं? तो ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला, चाहे कोई सा भी केस आ जाए, हर एक केस में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अलग अलग केस के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर की इक्वेशन आएंगी, तो ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होगा, तो सभी केस के लिए केवल इकलौता फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है। हर एक केस में मैं से ही यूज करूंगा, और यूज करने के बाद इसी के थ्रू हीट ट्रांसफर रेट क्यू डॉट का फाइनल फॉर्मूला निकालूंगा। बात समझ आ रही है? कैसे अप्लाई करेंगे आगे चल के हम? यस। चलिए बच्चों, तो हीट ट्रांसफर रेट का मुद्दा तो खत्म हुआ, समझ आ ना? अब इसके बाद एक दूसरा हेडिंग था, अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इनका हम। अब दूसरा हेडिंग क्या है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। राइट और रॉन्ग? मोड का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी तरीका क्या रहा होगा। क्लियर है? चलिए, तो सर जी नेक्स्ट हेडिंग है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब कभी देसी लैंग्वेज में भी नहीं पढ़ना है आपको, समझ आ ना? वो जंड क्या इंट्रो में बैठ के वहां पे उल जलूल लैंग्वेज बोलते हैं गवार वाली। अबे इंजीनियर की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, मैंने क्या कहा है, ये हीट ट्रांसफर का एक तरीका है, तो वहां ये मत बोलना कि तरीका ऑफ हीट ट्रांसफर, तो वहां आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ही बोलना है। इंजीनियर की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, समझा? फिर अनपढ़ में आप अंतर क्या रहेगा भाई, कि सौम में क्या है कि रबर है, उसको खींचा, लंबाई बढ़ गई, कितनी लंबाई बढ़ी है कि 2 mm, वहां पे बढ़ी हुई लंबाई बोलते हैं उसे आप, वहां टेक्निकल भाषा क्या है, डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफॉर्मेशन इन द लेंथ। समझ आ रहा है या नहीं? और डिप्लोमा में थोड़ा ज्यादा तमीज आती नहीं है इन चीजों की, इसलिए बोल रहा हूं मैं, आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। चलिए, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मोड का मतलब एक तरीके से बेसिकली मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म यानी तरीका क्या रहा होगा, मैकेनिज्म क्या रही होगी, उस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है। राइट? चलिए, तो देखो डियर, अब एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपके पास ये कोई मेटल की रोड है, सपोज दैट ये कोई मेटल की रोड हमारे पास है, समझा ना? और इस मेटल की रोड को आपने एक भट्टी, मान लो यहां पे एक भट्टी, फर्नेस है, ये क्या है, एक फर्नेस है, फर्नेस मतलब भट्टी है कोई, और यहां पर बहुत ज्यादा हीट इसके अंदर है, और इसका टेंपरेचर मान लो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बताओ यार, जो ये मेटल की रोड है,
इस मेटल के रोड का ये वाला एंड आपने सीधा फर्नेस से टच कर रखा है। इसका मतलब मेटल के जो ये वाले एटम है, इस वाले एंड के जो एटम है, ये वाले एटम ही तो फर्नेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो फिर भी देखने को क्या मिलता है कि थोड़ी देर बाद इस रोड का ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है या नहीं? तो ये वाला अगर हिस्सा गर्म हुआ है तो इससे क्या पता चल रहा है कि गारंटी के साथ में कोई ना कोई हीट यहां तक पहुंची है, तभी तो गर्म हुआ है ना, प्रमाण मिल गया हमें। इसका मतलब सर जी गारंटी है कि यहां से यहां पर हीट अवेलेबल थी, और तो ये जो अवेलेबल हीट है ये कुछ ना कुछ चल के यहां तक जरूर पहुंच गई। अगर यहां ना पहुंचती तो फिर ये गर्म ना होता, परंतु गर्म हो चुका है तो गारंटी के साथ में यहां तक पहुंची है। अरे है या नहीं? तो इसका मतलब सर जी यहां पर हीट अवेलेबल है, इस वाले क्रॉस सेक्शन पर हीट अवेलेबल है और इस वाले क्रॉस सेक्शन पे पहुंच चुकी है। अरे पहुंची है या नहीं? इसका मतलब सर जी जब पहुंचे तो बिना चले तो गई नहीं होगी है। आप बिना चले एक जगह से दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं? नेवर, चलना पड़ेगा, मोशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां से मान लो इस वाले एंड पर टोटल 5 किलो जो हीट पहुंची है, चाहे कितनी पहुंची तो है। ये जो 5 किलो जूल हीट थी ये सही मायने में आई कहां से है? फर्नेस के अंदर से, यानी यहां से, यही तो अवेलेबल है। तो कभी जमाने में 5 किलो जूल यहां हुआ करती थी, आज ये चल चल के यहां पहुंच गई, और जैसे इसके घर पहुंची इसका भी माहौल गर्म बना दिया। अरे बोलो, तो इसका मतलब सर जी क्या है? हीट कहीं ना कहीं रोड के अंदर देखो, रोड तो सॉलिड है, ये हीट कहीं ना कहीं इसके अंदर चली है और चल के यहां तक पहुंची है। तो इसके हीट के चलने का तरीका क्या रहा होगा? एटम्स ने, मॉलिक्यूल ने किस तरीके से हीट को यहां से यहां पहुंचाया है? क्या तरीका रहा होगा इन एटम्स का हीट को यहां से यहां पहुंचाने का? क्योंकि बीच में क्या है? एटम्स, मेटल के एटम्स है या नहीं? बस वो तरीका ही ढूंढने की कोशिश है कि क्या तरीका रहा है हीट को यहां से यहां पहुंचाने का, इन मॉलिक्यूल के द्वारा, इन एटम्स के द्वारा। अरे बोलो सर जी, ये हमें देखना है। और इस तरीके को ही हमने क्या बोल दिया? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर का मोड ढूंढना है कि वो पूरा तरीका, वो पूरी मैकेनिज्म क्या रही होगी, एटम्स ने कैसे यहां से हीट को यहां तक पहुंचाया है आपस में मिलके। अरबों खरबों एटम्स है बीच में, सभी का योगदान रहा है, तो इन सभी ने मिलकर कैसे यहां से यहां हीट को ट्रांसफर किया है, इसे हमें जानना है। इसे क्या बोलते हैं? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। चलिए एक एग्जांपल, चलो तो खैर मेटल की रोड है, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, है ना, थोड़ा सा आपके दिमाग के पर्दे और खुलेंगे। तो मान लो यहां पर एक भगोना है, समझ आ ना, राइट। देखो बच्चों, हम पढ़ कितना भी देसी में लेंगे तो लिखेंगे हाईली प्रोफेशनल, राइट और रॉन्ग। चलिए, तो एक भगोना है, यहां पर मान लो आपने कोई पानी भर दिया इसके अंदर, समझ आ ना, और पानी भरने के बाद मान लो पापा जी ने कहा कि बच्चे पानी गर्म कर दे, जरा गला खराब है बेटा, जुकाम लग रहा है। आप किचन में गए, भगोना उठाया और भर दिया पानी का, और जैसे ही पानी लेके गए 2 चमाट पड़े, आप हैरान। पापा बोले भाई झंड है, 1 गिलास गर्म करने को कहा था, पूरा भगोना थोड़ी, नहाना थोड़ा ही है या नहीं? गैस फूंक के ले आया इतनी, और अभी पूरा चिल्ड उबलता हुआ पानी है ना, लीक वॉर्म कहा था। चले प्लीज, तो देखो बच्चों, अब यहां से कहानी क्या है, ये स्टोव आपने रखा है यहाँ पे, और मान लो यहां से जो फ्लेम निकल रही है पूरे इस एरिया पे पड़ रही है, मान लो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जो फ्लेम निकल रही है, यहां से आग निकल रही है और यहां पे जा रही है, इसका मतलब ये जो भगोना है, इसका जो बॉटम है, इस पूरे बॉटम सरफेस पे हीट अवेलेबल है, और पानी के जो मॉलिक्यूल पानी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे चादर के बॉटम के, वो सबसे पहले गर्म होंगे। तो देखो एग्जैक्टली है क्या, अगर यहाँ पे आप देखें तो हीट अवेलेबल तो बॉटम में है, और तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो टॉप में भी पानी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब टॉप वाला पानी, अगर ये वाला पानी गर्म हुआ है तो इसका मतलब गारंटी है हीट अवेलेबल तो यहाँ थी, हीट कहीं ना कहीं यहां से यहां पर ट्रांसफर हुई है, ऊपर को बॉटम से टॉप पे ट्रांसफर हुई है, तभी तो गर्म हुआ है पानी टॉप का,
यस, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इन्होंने किस तरीके से हीट को बॉटम से टॉप तक ट्रांसफर किया है। और मजे की बात यह यार, ग्रेविटी के खिलाफ गए हैं ये ऊपर को। नीचे आना तो चलो नेचुरल है, ग्रेविटी की वजह से कोई भी नीचे आ सकता है, शायद हीट भी आ जाती मान लेते, पर तो यहां तो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के खिलाफ मोशन हो रही है, समझ आ ना। तो ये लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो सॉलिड भी हीट को ट्रांसफर करते हैं, लिक्विड भी हीट को ट्रांसफर करते हैं। अरे बोलो भाई, तो मुझे तो सब कुछ जानना है सर जी, सॉलिड का भी जानना, लिक्विड का। तो यहां पर सॉलिड में किस तरीके से एक पॉइंट से हाई टेम्परेचर वाले पॉइंट से लो टेम्परेचर वाले पॉइंट को कैसे हीट ट्रांसफर की है, क्या तरीका रहा है वो भी जानना है। और इन लिक्विड के मॉलिक्यूल ने बॉटम से टॉप तक यानी हाई टेम्परेचर वाले हिस्से से लो टेम्परेचर वाले हिस्से की तरफ कैसे हीट ट्रांसफर किया, इस पूरी मैकेनिज्म को भी जानना है। अरे बोलो, तो लिक्विड में जानना है, समझा। तो लिक्विड में भी हीट ट्रांसफर होती है सर जी। चलिए अब इसके बाद, अब मान लो मेरे पास एक ही बर्तन है, समझा ना, एक ही बर्तन है। अब देखो बर्तन किस तरीके का बनाया गया है ना। मान लो जो ये बर्तन बनाया है ये नीचे से भी खुला है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपने इंसुलेटेड मटेरियल का बनाया है। इंसुलेटेड मतलब जो हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता, जैसे मिट्टी का बनाया, जहां तो मिट्टी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है, लोहा जल्दी गर्म हो जाता है, राइट, मेटल। तो सर जी ये था। इसके बाद मैंने क्या किया, एक मेटल की प्लेट को बॉटम में वेल्ड कर दिया। ये मेटल की प्लेट यहां पर है, ये मेटल की प्लेट मैंने यहां पे वेल्ड कर दी, चिपका दी, मान लो, राइट, किसी से चिपका दी। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि यहां पर हीट सप्लाई की, इस बॉटम सरफेस पे हीट सप्लाई की, और इसके अंदर मान लो केवल गैस भरी हुई है। कौन सी? हवा भरी हुई है मान लो। तो यहां पर क्या भरी है सर जी? ये यहां पर एयर भरी है, गैस भरी है, दिस इज द गैस। तो यार ये बताओ आप मुझे कि गैस के नीचे वाले मॉलिक्यूल तो मेटल की प्लेट के टच में है, हीट कहां पे अवेलेबल है? मेटल की प्लेट पे, बॉटम में। तो गैस के यही मॉलिक्यूल गर्म होने चाहिए थे जो टच में है इस प्लेट के, समझ आ रहा है नहीं। परंतु अगर आप देखते हो तो थोड़ी देर बाद ये टॉप वाले जो हवा के मॉलिक्यूल है ये भी गर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल ने भी बॉटम से हीट को टॉप तक ट्रांसफर किया है। नहीं तो और कौन आ गया यहां पे ट्रांसफर करने के लिए? गैस के ही तो मॉलिक्यूल हैं, इन्होंने ससुरों ने आपस में कहीं ना कहीं पहुंचाई होगी। वही हम देखेंगे कि इन गैस के मॉलिक्यूल ने भी कहीं ना कहीं यहां से ऊपर को हीट ट्रांसफर की है, हीट को ऊपर लेके गए हैं। तो इनके लेके जाने का तरीका क्या रहा होगा? तो गैस भी तो हीट ट्रांसफर कर रही है, तो गैस में भी क्या तरीका होगा उसे भी देखेंगे। तो सॉलिड के हीट ट्रांसफर का तरीका भी देखना है, लिक्विड में हीट ट्रांसफर का तरीका भी देखना है, और गैस में हीट ट्रांसफर का तरीका भी देखना है। और यही 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। तो हर एक मटेरियल हीट को ट्रांसफर करता है, तो हीट ट्रांसफर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है सॉलिड का तरीका कुछ और हो, लिक्विड का तरीका कुछ और गैस का तरीका कुछ और हो, राइट और रॉन्ग। तो हमें इन्हीं बारे में बात करनी है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आए होंगे, और हम किसकी बात करने वाले हैं वो भी आपको समझ आएगा, राइट। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इन सभी मटेरियल के ऊपर रिसर्च हुआ और बहुत जगह में हीट ट्रांसफर देखने को मिलता है। कहीं सॉलिड में मिलता है, कहीं लिक्विड में मिलता है, कहीं गैस में मिलता है। नॉर्मली हमें हीट ट्रांसफर देखने को मिलता रहता है। तो हमने क्या है, इस सब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर के ऊपर स्टडी की, और पूरी स्टडी करने के बाद हमें यह मिला कि हीट ट्रांसफर की केवल और केवल 3 मैकेनिज्म भगवान ने बना रखे हैं। कितनी? केवल 3 ही तरीके हैं हीट को ट्रांसफर करने के, समझ आया ना। अब जो 3 तरीके हमें मिले, सॉलिड लिक्विड गैस में हमें टोटल 3 तरीके मिले। उन 3 तरीकों को हमने 3 टेक्निकल नाम लगा दिए, उनके 3 टेक्निकल नाम दे दिए। उनमें से पहले तरीके का टेक्निकल नाम रखा हमने कंडक्शन, और दूसरे का नाम रखा कन्वेक्शन, तीसरे का नाम रखा रेडिएशन। तो कितनी मैकेनिज्म है, कितने तरीके हीट ट्रांसफर के? केवल और केवल 3। कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है या नहीं। अब इन 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को पढ़ते पढ़ते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी 50-60 घंटे की, समझ आया ना। और कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है भाई। कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। जब कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफर होगा, तो जब कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हीट ट्रांसफर रेट कंडक्शन में निकालूंगा,
क्यू डॉट तो कंडक्शन निकालना पड़ेगा, कन्वेक्शन मोड में भी तो हीट ट्रांसफर ही हो रही है, तो एक सेकंड में कितनी हो रही है वो निकाल लो, हीट ट्रांसफर रेट वहां पे निकलेगा। रेडिएशन के थ्रू भी तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो रेडिएशन वाले तरीके के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वहां भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर सेकंड निकाल लेना। तो हीट ट्रांसफर रेट आपको कंडक्शन में निकालना है, कन्वेक्शन में भी निकालना है और रेडिएशन में भी निकालना है। अब बेसिक फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर ही लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंडक्शन में भी यूज करेंगे, कन्वेक्शन में यूज करेंगे और रेडिएशन में भी यूज करेंगे, तो ये वहां पे मॉडिफाई होकर अपना रूप बदलता रहेगा बस। समझ आ रहा है नहीं? यस, तो ये स्टोरी है बच्चों। चलिए, तो अब थोड़ा सा मैकेनिज्म और तरीके के बारे में आपको बताया है ना। यहां पर तीनों मटेरियल को थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कि ये तो मैंने सॉलिड का एग्जांपल लिया था और ये लिक्विड और ये गैस, राइट और रॉन्ग। चलिए, अब इसके बाद देखो बच्चों, बेसिकली जो हीट ट्रांसफर के मोड है, सो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वह 3 प्रकार के होते हैं, राइट। कितने प्रकार के होते हैं? वह टोटल 3 प्रकार के होते हैं। जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है यह टोटल 3 प्रकार के होते हैं, राइट। इनमें से सबसे पहला जो मोड है प्यारे बच्चों, सबसे पहला वो क्या है? कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसे शॉर्ट में कंडक्शन ही बोल के चलेंगे आगे हम। दूसरा क्या सर जी? कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और तीसरा डियर रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। बताए बच्चों, बात समझ आई या नहीं? यस, तो ये पूरी स्टोरी है। 3 प्रकार के मोड है। अब रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को शॉर्ट में रेडिएशन बोलेंगे, इसे शॉर्ट में केवल कन्वेक्शन बोल के चलेंगे, इसे शॉर्ट में केवल कंडक्शन बोल के चलेंगे, राइट। आप चाहें तो पूरा नाम ले सकते हैं। तो ये सपोज है नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सर जी मेन मुद्दा हमारा भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही यही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। चलिए, तो डियर अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखो वैसे तो उनका पूरा डिटेल डिस्कशन कम से कम 10 घंटे का है, मान लो 10 का है, मान लो 10 का है, मान लो है या नहीं, केवल ही इसके अलावा जो डिस्कशन है छोड़ दो आप। पर क्या सबसे पहले इन तीनों का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंडक्शन है क्या, बेसिकली थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इनके बारे में लेते हैं, समझ आओ ना, तभी जाके आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि कंडक्शन जब आप पढ़ोगे तो कंडक्शन में कई बार आपको चीजें तब समझ आएंगे अगर आपको कन्वेक्शन और रेडिएशन का आइडिया हो। खोपड़े में आ रहा है? इसलिए क्या मैं आपको सबसे पहले इन तीनों का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, तीनों के बारे में बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी। उसके बाद चाहे कोई सा भी मोड आप पढ़ लेना, आपको इजीली समझ आएगा, समझ आ ना। चलिए, तो देखो, और इस बेसिक नॉलेज से ही आपके जेईई के 90% क्वेश्चन तीनों मोड के कवर हो जाएंगे। खोपड़े में आ रहा है? ये बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली जेईई के लिए। डेंजरस और फंडामेंटल क्वेश्चन सारे यहीं से निकल जाएंगे, और ये फंडामेंटल और डेंजरस क्वेश्चन ही आपके कॉम्पिटिशन में आते हैं। भारी भरकम ज्यादा आपके कॉम्पिटिशन में आते नहीं, समझ आ ना, क्योंकि मोस्टली जेईई वही में फंडामेंटल क्वेश्चन ही आते हैं चीजों से, समझ आ ना। परंतु एडवांस अगर एक भी क्वेश्चन आ गया, समझ आ ना, तो 90% क्वेश्चन तो मैं आपके बेसिक नॉलेज में कवर कर दूंगा, पर तो 10% बचेंगे। उस 10% के लिए बेसिक नॉलेज वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए केवल 2 घंटे, और उसके बाद 90% क्वेश्चन तो 2 घंटे में सीख लोगे आप। अब जो 1-2% या 4% क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपको 20 घंटे लगेंगे। कपड़े में आ रहा है? हाँ जी, समझ आ रहा है नहीं? आपका कंपटीशन कुछ ऐसा ही है। वहां तो छोड़ कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वही 2-4% क्वेश्चन है जो सिलेक्शन कराते हैं। इन्हें तो हर कोई झंड करके आएगा तैयारी वाला, अरे है या नहीं, मुंह कहां पटकेगा जब वो वाले क्वेश्चन आएंगे। उनके लिए जद्दोजहद लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा, राइट।
चले बच्चों, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं। उस एग्जांपल में आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन इन तीनों के बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाएगी जितनी जरूरी होगी, है ये नहीं? बाकी तो हमें पूरा आईएएस लेवल तक पढ़ना है यहाँ पे सब कुछ, समझा ना? क्यों? क्योंकि अगर वहां तक नहीं पढ़ाऊंगा ना तो सीधी बात है आपको बहुत सारी चीजें जो आपके जेई में आते हैं आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, समझ आना? तो खुद के दिमाग से एक चीज हटा देना कि युवा डिप्लोमा, समझ आया नहीं? नहीं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल झंड हो जाएगी महायुगी में आके तो अक्सर कि भैया क्या चल रहा है यार, ये हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तुमने झंड लोगों को पढ़ा क्या है? चलो बताओ कंडक्शन क्या है? समझ आया नहीं? तो फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, समझ आ रहा है ना? फिर आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, ठीक है ना? और मैं कंपटीशन से बाहर नहीं जाऊंगा और ना मुझे जाने की आदत है, राइट और रॉन्ग? हमें सिलेबस की बाउंड्री में और आपके कोर्स, आपके पेपर को ध्यान रखें, सब कुछ पढ़ाना, राइट और रॉन्ग? वो अलग बात है कि पढ़ाना बहुत ज्यादा पड़ता है, भले ही तुम डिप्लोमा हो, पर आपके कोर्स से बहुत ज्यादा आगे पढ़ाना पड़ता है, तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। चलिए, तो एक बेसिक डिस्कशन देखते हैं सर जी, समझा? अब तुम थोड़ा क्या है, समझा ना? बेसिक नॉलेज लेंगे। एक बेसिक नॉलेज लेंगे प्यारे बच्चों हम इन तीनों मोड के बारे में। कितना? इन 3 मोड के बारे में हम यहां पर बेसिक नॉलेज लेंगे, राइट और रॉन्ग? चलिए सर जी, तो देखो एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हमें चीजें समझ आएंगी, समझ आ ना? ये एग्जाम्पल पूरी स्टोरी क्लियर कर देगा। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लो ये 3 तरीके ही तो है, तो सिंपल भाषा में सोचो, चीजें भारी हैं परंतु सोचना सिंपल भाषा में, समझ आ ना? ये घिसे पिटे एग्जाम्पल लेके पूरी इंजीनियरिंग सिखा दूंगा मैं आपको, कुछ भारी भरकम एग्जाम्पल लेने की जरूरत। तो सर जी अगर तुम सिंपल देखो तो ऐसा मान लो हीट कोई चीज है और उस चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करना है, और ये ट्रांसफर करने का तरीका ही मोड है, और ये 3 बता रखे हैं आपने यहाँ पे। भाई सही बात है या नहीं? यस। तो बस ऐसे ही मान लो यार, तो मैं ट्रांसफर होने के तरीके बता रहा हूं कि हीट ट्रांसफर होने के 3 तरीके हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब वो 3 तरीके हम सिंपल भाषा में समझेंगे, राइट? चलिए, तो मान लेते एग्जाम्पल में कि जैसे कि गांव की तो मैं बात नहीं करूंगा ज्यादातर, मान लो शहरों में देखा होगा कि बड़ी छोटी छोटी गलियां होती हैं कभी कभी, जो पुराने टाइम की बनी हुई ना, जरा रुड़की के बीच में चले जाओ तो थोड़ा बाइक मुड़ती भी नहीं है, समझ आ ना? बीच में अगर घुस गए इतनी सी गली है, समझ? उस गली में भी 2 पैडिया बाहरी रखी है वहीं पे, वो भी ना थोड़ी लोगों ने, है ना? जबकि दिक्कत खुद को ही होनी है। अब वहां पे अगर छोटी छोटी गलियां हो तो देखो लंबी लंबी गलियां हैं, और फिर यहाँ पे मेन सड़क है, और मान लो कहीं काम चला रखा है घर पे, आपने मकान बनाना है, समझ आ ना? तो आपने कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है, कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है, राइट? अब कंस्ट्रक्शन का काम चलाएंगे तो क्या मतलब, पापा जी क्या है भैया, घर वाले मकान बनवा रहे हैं, हाँ, लड़के जवान होने वाले हैं, आगे आगे शादी वादी करनी, इनके लिए मकान बनवाओ, कमरे वमरे, है या नहीं? हमने तुम्हें समझाया था ना बेटा। चलिए क्या कहें, मजाक में नहीं जाना, हाँ समझ? एग्जाम्पल भले ही मजाक का हो, वहां तो सिखाएंगे सीरियस कहानी एकदम। हमारा एग्जाम्पल झंड लोगों 100% फिट होता है, समझ आया ना? ऐसे की तैसी 99% की 100% फिट होगा। तो मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है, समझ आ ना? अब इस काम में क्या घर वालों ने डिसाइड किया कि भैया चलो मिस्त्री आएगा 3-4 दिन बाद, इतना ईंट मंगाओ, सीमेंट मंगाओ, रेत मंगाओ, ऐसा काम चलता है नहीं? तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है? ईंटे, है या नहीं? तो पापा जी ने कहा यार अभी समझा, भले 1 महीना बाद काम चलेगा, ईंट का रेट थोड़ा सस्ता हो रहा है, अभी भट्टे चल रहे हैं, मंगा लेते हैं। अब भैया 40,000 ईंट मंगा ली है,
40,000 ईंट का अपना दे दिया पैसा। अब धीरे धीरे आती रहेंगी कि 10,000 आज आ गई, 10,000 कल आ गई, 10,000 परसों आ गई, 10,000 चौथे दिन आ गई, ऐसे। अब सर जी क्या अपना पहले दिन ईंटें आई, अब सर जी जानते ट्रक में आएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली में आएंगी, अब इतनी सी गली में ट्रैक्टर थोड़ा एंटर करने वाला है। तो फिर क्या करते हैं भैया, बोलते हैं कि एक काम करो, रास्ते में उतार दो आप थोड़ा किनारे से लगा के, अरे बोलो। और फिर क्या होता है कि वहां से ढुल लिया जाता है ईंटों को घर तक, जरा सी गली है तो फिर खुद ही ढुलना पड़ेगा या नहीं? या तो सर जी रास्ते पे वहां पे ईंट डलवा दी है और थोड़ा सा आगे गली में जाके क्या है, घर है, वहां पे नहीं ट्रांसफर करना है। तो ईंटें मान लो यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे ट्रांसफर करना है और बीच में छोटी सी गली है कोई, अरे बोलो। तो कुछ ऐसी स्टोरी है। तो इसी ट्रांसफर की बात देख रहे हैं। तो सर जी क्या है, अब घर पे जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें काम पे लगा जाता है। फिर तो भैया ताऊ जी आए, पापा जी आए, उन्होंने कहा हाँ भाई छुट्टी पड़ रही है तुम्हारी। एक साहब डिप्लोमा कर रहे हैं, समझ आए नहीं? अब डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझ। हाँ, तो 4-5 भाई हैं, पूरी फैमिली की जॉइंट फैमिली मान लो। अब 4-5 भाई को काम दे दिया कि बेटा ये 10,000 ईंट बाहर रखी है और रास्ता जाम हो जाएगा सुबह ही, इन्हें रात ही रात अंदर ट्रांसफर करना है। ना ससुरा अच्छी छुट्टी पड़ी बे, इससे अच्छा तो ससुरा वहीं रहते अपने कमरे पे या हॉस्टल में, है या नहीं? घर वालों को झूठी बोल देते, कुछ गुरु ऐसा करते हैं काम से बचने के लिए, है या नहीं? तो सर जी क्या देखो यहां पर अवेलेबल, मान लो ये जगह है, यहां पर तो अवेलेबल है ईंटें और यहां पर ट्रांसफर करनी है, यहां घर है, यहां ट्रांसफर करनी है सर जी, इस जगह पे मान लो ट्रांसफर यहां पे अवेलेबल है, यहां ट्रांसफर करनी है, राइट। अब एक ने क्या कहा कि देखो भैया यहां पर बहुत सारी ईंटें ऐसे ऐसे रखी हैं, ये सब ईंटें यहां पे रखी हैं, जैसे इमेजिन कर ले 10,000 है, समझ आ ना? अरे भाई बच्चों ने डिसाइड किया, अपना जो लड़के थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक काम करना, समझ आ ना, अभी तो थोड़ा गर्मी सी हो रही है, 8-9 बजे थोड़ा ठंड सी हो जाएगी और 8-9 बजे खाना वाना खा के काम पे लगा जाएगा, समझ आ ना? तो सर जी क्या है, अब यहां से मान लो 9 बज चुके हैं और वो काम पे लगने को तैयार है या नहीं? ईंटें मान लो यहाँ पे ऐसा ढेर लगा हुआ है, स्टैक लगा हुआ है पूरा। चलिए अब देखो बच्चों फिर क्या हुआ, मान लो 4-5 बंदों ने क्या कि ठीक है भाई अपना यहां से उठाओ और यहां ट्रांसफर करना चालू करो। घर वाले सो रहे हैं मजे में, ताऊ जी भी सो रहे हैं, पापा जी भी सो रहे हैं, मम्मी भी सो गई, अब दादी जाग रही है, क्योंकि जानते हैं बूढ़े लोगों को नींद आना बंद हो जाती है, समझा ना? वो 24 में से 23 घंटे जागने की कैपेसिटी रखते हैं, 1 ही घंटे सोएंगे और पीछे पड़ रहेंगे, हाँ कहां जा रहा है, ये नहीं माना तो बाप को आवाज लगाएंगे, देख इसे कहां जा रहा है, पिटवाने के चक्कर में। थोड़ा बड़े लोग ख्याल रखते हैं कि दूसरा कहीं बिगड़ ना जाए, आवारा ना घूमे, है ये नहीं यार? घर में बाबा जी दादी जी रही होंगी तो फिर आपको पता ही होगा हालत क्या होती है या नहीं? चलिए तो सर जी ये स्टोरी है। अब देखो 5 बंदे थे, मान लो 5 बंदों ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई आ जाओ, समझदार। अब उन्होंने क्या किया कि काम करो भाई तसला उठा लो, क्या करो, तसला उठा लो। अब 5 आदमी थे, 5 तसले ले आए, अब अपना क्या तसला रखा, 5-7 ईंट रखी उसके अंदर, उठा के अपना यहां पे रख दी, समझा? पहले तो क्या है, तसला लगाते थे तो यहां पर ये लाइन लगाने लगे, ऐसे बिल्कुल चट्टा लगाना है, पूरा स्टैक लगानी है, तो यहां पर ऐसे स्टैक लगाने लगे। अब सोच रहा पहले तो चलो शौक था, जुनून था, जैसे घंटे 2 हुए लगा के तो चट्टा खाली नहीं हो रहा है, अब तो 1000 ईंट ही गई है और 10,000 है और रातों रात ट्रांसफर करनी है, क्योंकि नहीं तो जाम लग जाएगा, रास्ते में रखी हुई है, राइट। तो असली कैसा जी, शुरू में तो देखो भैया 4-5 से जवानी थी, नया खून था, है या नहीं? नई एनर्जी भी थी, पहली बार काम में फंसे हैं, है या नहीं? कॉलेज में मजे ले रहे थे और क्या पढ़ रहे थे चलिए तो यहां से जैसे आए तो 2 घंटे हुए भैया ही ट्रांसफर करते हुए और बिल्कुल चट्टा लगा रखा बढ़िया। 2 घंटे बाद तो सीधा तसला ला रहे हैं, सोच रहा कौन चट्टा लगाएगा, यूं फेंक जा रहे हैं, समझा ना? उनमें से क्या जब फेंक रहे हैं तो कुछ ईंटें टूटेंगे भी, किसी का कॉर्नर खराब हो जाए, कोई ईंट 2 पीस में ही टूट जाएगी, यो फेंक के मार रहे हैं गुस्से में, जैसे मकान किसी और का बन रहा हो, जैसे हम अलग और पापा की ईंटें अलग हो। अरे बोलो थक गए ना, अब गुस्से में फेंक मार रहे हैं, सुबह देखा जाएगा। तो उसका मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि बंदा यहां था, समझा ना, यहां से उसने तसले के अंदर ईंटें रखी और ईंटें रखने के बाद यहां पे आया और यहां पर ट्रांसफर की ईंटें,
समझा, और सीधा यहां पे ट्रांसफर कर दी। एक तो तरीका ये था, अरे समझा ना, कि बंदा यहां था, यहां से आया चल के, समझ आ रहा है या नहीं, ऐसे ऐसे चल के आया और यहां पे ट्रांसफर कर दी उसने। तो 5 के 5 बंदे यहां से ईंट उठाते हैं, अरे समझ आ ना, फिर यहां से रास्ते में चल के आते हैं और फिर यहां पे ईंट खाली करते हैं और खाली करके फिर खाली तसला लेके इधर चल देते हैं। अबे समझ आ ना। तो पहला तरीका ये निकल के आया, तो यहां से ये गए, उसके बाद फिर वापस भी आ रहे हैं खाली करके, अरे बोलो, तसला खाली करके ये वापस भी आ रहे। 5 के 5 बंदे ऐसे ही कर रहे हैं, यहां से भरा, यहां खाली किया, फिर 5 के 5 वापस, फिर भरा, खाली किया, यहां पे वापस। और ये बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो ये रास्ता है, इस रास्ते को यहां पर टेक्निकल भाषा में बोल दिया जाएगा मीडियम। क्या बोल दिया जाएगा? मीडियम। समझा ना। तो ये बीच का जो रास्ता है इसे मीडियम बोलते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है। अब 2-3 घंटे ऐसे ही उन्होंने किया, उसके बाद मम्मी को उठाया कि मम्मी एक काम करो, एक कप चाय बना दो जरा, समझा ना। उसके बाद काम पे लगेंगे। तो एक कप चाय पिया, उसके बाद भी 5 काम पे लगे। उन्होंने कहा कि यार ससुरा गर्दन भी दुख गया बहुत दिनों बाद, यार मेरी तो गर्दन ही चल रही है, समझा ना। अब एक उनमें से क्या कर रहा था? डिप्लोमा है या नहीं। उसने कहा देखो हम एक तरीका बता रहे हैं, ये तसले तो फेंक दो जरा अभी इधर, समझा, और एक काम करो, यानी तसले तो फेंक दिए। उसने कहा कि एक काम करो, लाइन लगा खड़े हो जाए यहां पे, एक बंदा यहां पे और एक बंदा यहां पे, एक यहां पे खड़े हो जाओ, एक यहां पे खड़े हो जाओ पास, और एक यहां पे। तो एक ये तरीका है, अरे बोलो। तो ऐसे लाइन लगवा दी। भैया डिप्लोमा वाला है यहां पे, दिमाग लगाया उसने अपना कि तसले छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बीच का जितना भी मीडियम था, पूरे मीडियम में इनको अपनी जगह पे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा बस अपनी जगह से अब हिलना नहीं है। तो मीडियम के अंदर जो बंदा जहां पे लोकेट कर दिया वो वहीं रहेगा। अब क्या है, ये ईंट यहां से उठाएगा, इसे पकड़ाएगा, और ये वाला उसे पकड़ाएगा, वो वाला आगे पकड़ाएगा, और ऐसे यहां तक ट्रांसफर हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना। तो इन दोनों, एक तरीका ऊपर वाला था, एक तरीका ये वाला है, पर तो दोनों तरीकों में डिफरेंस समझो क्या है। पहले तरीके में तो ये 5 के 5 बंदे मीडियम के अंदर चल रहे थे या नहीं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। इस वाले तरीके में ट्रांसफर के दौरान कोई भी बंदा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। मीडियम के अंदर जो बंदा जहां पे बैठा है वो वहीं का वहीं बैठा है, हिल डुल सकता है इधर-उधर को, तो अपनी पोजीशन छोड़ के इधर-उधर नहीं जा रहा है। अरे बोलो, दूसरा तरीका ये है। बात समझ आ रही है? चलिए अब भैया इसके बाद फिर इतना भाई 3-4 बज गए, फिर मम्मी को उठाया कि मम्मी अब चाय से काम नहीं चलेगा, एक गिलास दूध मंगा दो, है नहीं। तो असले क्या है, अब एक गिलास दूध मंगाया, तो उसके बाद एक गिलास दूध पिया, समझा ना, और दूध पीने के बाद फिर काम पे लग गए, समझा ना। और इस बार एक दूसरा भाई था, वो गलती से बीटेक कर रहा था। अरे बोलो, उसने डिप्लोमा, भाई दिमाग खराब ना करके किया, दिमाग खराब, खड़े खड़े थक गए हम यार, एक ही जगह पहले थोड़ा हम बता रहे तरीका तुमने यार। ले भाई तू बता दे यार, गुस्सा क्या हो रहा है, तमीज से तो बोल, या बीटेक कर रहा तो मतलब तमीज ही भूल गया, है ना। तो यहां पर क्या है, अब तीसरा तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि एक काम करो, समझ आओ ना। अब बीटेक वाले बंदे ने क्या तरीका बताया, ये देखो आप, समझ आओ ना। उसने कहा कि देखो एक काम करो भैया, सब बंदे यहां पे खड़े हो जाओ, समझ आ ना, 5 के 5 यहीं आ जाओ, और सुसरा ईंट को उठाओ, क्रिकेट तो खेलते ही हैं, और यूं फेंक के मारो जो वहीं पड़े, सुसरी फूटेगी फूट जाए, समझ आ ना। ताऊ जी अपने आप देख लेंगे, मार दिया यार सुसरा, ना सोने के ना कुछ है, जिंदगी में कभी इतना काम नहीं किया है, वो भी बिना मजदूरी के, है या नहीं, चाय और पानी भी डाल दिया। तो सर जी क्या है इसका मतलब, बंदे यहां पे खड़ा हो चुके हैं, तरीका समझ आ रहा है ना, बिल्कुल ये अलग तरीका है। तो क्या है, ये सब बंदे
यहीं पे खड़े हुए हैं, समझा ना। और सीधा यहां से क्या कर रहे हैं, ईंट यू हवा में जा रही है बेटा, इस बार तो कहां जा रही है, हवा में जा रही है, और सीधा यहां पे गिर जा रही है, समझा ना। हवा में ट्रांसफर हो रही है ईंटें इस बार, अरे समझा ना, यहीं से फेंक के मार रही है ईंटें, धड़ाधड़, उठाई यूं फेंक के मारी, उठाई यूं फेंक के मारी, तो उसने टूटे फूटेगी अपने आप दिख जाएगा, घर के अंदर जानी चाहिए, समझा ना। तो एक तीसरा तरीका ये सजेस्ट किया बीटेक वाले ने, तो सुबह ही खबर ली जाएगी पापा जी के द्वारा बीटेक वाले की, कहा ईंट तो कोई बचनी ही नहीं है, सब टूट फूट जानी है, डैमेज हो जानी है, समझा ना। पर कोई बात नहीं, कम से कम छुटकारा तो मिलेगा, काम तो खत्म होगा। ये तो काम खत्म करने के चक्कर में भी तो ताऊ जी जरा सो रहे हैं, पापा जी सो रहे हैं, इसलिए मजे ले रहे हैं, बिल्कुल है नहीं। चले तो सर जी यहां पे देखा होगा, तो इन सभी बंदों ने टोटल कितने, पूरी रात में कितने तरीके अपनाए ईंट को यहां से यहां ट्रांसफर करने के, कितने, 3 तरीके अपनाए। तो सर इन तरीकों को भी कोई नाम दे देते हैं। तो क्या सबसे पहला तरीका ये था, हाँ जी, सबसे पहले तरीके, इसी तरीके को कहा जाता है प्यारे बच्चों कन्वेक्शन। क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। क्या दूसरा तरीका ये था, जो बीच रास्ते में मीडियम में पूरा खड़े हो गए थे और कोई भी अपनी पोजीशन से नहीं हिला था, इस ईंट ट्रांसफर करने के तरीकों को कहा जाता है कंडक्शन। क्या कहा जाता है, कंडक्शन। और इस वाले तरीके को कहा जाता है बच्चों रेडिएशन। ईंट ट्रांसफर के इस वाले तरीकों को कहा जाता है रेडिएशन। अरे बोलो यस। चलिए अब देखो बच्चों, बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते में कोई ना कोई हवा भी है, और हवा तो एक मटेरियल है, समझा ना। और इसे क्या बोल दिया था आपने, मीडियम। तो बीच रास्ते में यहां पर जो हवा है उसे क्या बोल दिया था हमने, मीडियम। तो मीडियम का मतलब होता है कोई मटेरियल जो बीच रास्ते में पड़ा हुआ हो। अरे बोलो भाई, जो बीच रास्ते में पड़ा हुआ हो उसे बोलते हैं मीडियम। तो मीडियम हमेशा कोई मटेरियल होता है ना। जैसे कि अगर आप बात करें, आपने एग्जांपल लिए थे कि हीट यहां से यहां ट्रांसफर है, तो बीच में एक मटेरियल है या नहीं है, इस मटेरियल को क्या बोल देंगे, मीडियम। इस मीडियम के थ्रू हीट यहां से यहां ट्रांसफर, यानी एटम का जो ग्रुप है, ये अरबों खरबों जो एटम्स हैं, मटेरियल तो है, इन्हें मीडियम बोल दिया। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर मीडियम क्या है, ये वाला मीडियम है, नीचे से लेके यहां से हीट ऊपर तक गई है, तो बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है इसे क्या बोल दिया, मीडियम। बताए बच्चों, बात क्लियर आई है नहीं। यहां पर भी ऐसे ही है, गैस यहां से हीट यहां ट्रांसफर हुई है, तो बीच में जो गैस भरी है इसे क्या बोल दिया, मीडियम। तो मीडियम हमेशा किसी मटेरियल को कहा जाता है। तो यहां भी, यहां से लेके यहां तक के बीच में जो हवा है उसे क्या बोल दिया हमने, मीडियम। यहां तो हवा मीडियम है, सॉलिड मीडियम भी हो सकता है। जैसे पहले एग्जांपल में देखो आप, मेटल के एटम है वो मीडियम ही नहीं है, तो सॉलिड मीडियम हो सकता है, गैस मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है ना। परंतु यहां पर इस एग्जांपल में क्या है, मीडियम गैस है, हवा के पार्टिकल है। राइट और रॉन्ग। चलिए तो देखो बच्चों, अब यहां पर 3 मोड आप सीख चुके हैं, अब तीनों में डिफरेंस देखो, समझा ना। अब एक चीज यहां पे और चीज ध्यान रखना बच्चों, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, समझा ना, कि ये बिल्कुल फिट होने वाला एग्जांपल है, समझा ना। प्यारे बच्चों देखो यहां पर क्या है, जो ये ईंटें हैं, ये ईंटें तो है यहां पर हीट, ईंटें तो यहां पर क्या है, हीट। और बीच का जो रास्ता है, समझा, बीच की जो मटेरियल है बीच में वो है, समझा ना, मीडियम। उसे क्या बोला है, मीडियम। अरे समझा ना, बीच में जो मटेरियल है, इस वाले स्थान से इस वाले स्थान के बीच में जो मटेरियल है उसे क्या कहा गया, मीडियम। तो देखो अब इसका मतलब, अगर कंडक्शन के दौरान ये बंदे यहां पर खड़े हुए हैं तो ये भी तो मटेरियल ही है, इनका भी तो कोई मास है, तो ये भी मीडियम में ही काउंट होंगे। तो कंडक्शन में जो मीडियम है, उस मीडियम में, समझा ना, ये बंदे हैं, तो जो ईंटें हैं उन्हें तो क्या मान लेना है कि ये हीट है, जो ये बंदे हैं इन्हें मान लेना है मॉलिक्यूल, इन्हें क्या बोलना है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम। क्योंकि जो मेटल है, मेटल में मॉलिक्यूल थोड़ा ही होते हैं, मेटल में तो एटम है, समझा। जो मेटल्स है वो एटॉमिक सॉलिड है, जो गैस है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल मिलते हैं। चलिए तो यहां पर इन जो बंदे हैं क्या मान लेना है,
मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल भी तो जो खड़े हुए कंडक्शन के, तो कंडक्शन के दौरान कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में तरीका क्या चल रहा है, यहां से ईंट उठाई, इसने उठाई, इसे पकड़ा दी, इसने फिर इसे पकड़ा दी, इसने इसे ट्रांसफर कर दी, इसने इसे ट्रांसफर कर दी, इसने फाइनली यहां ट्रांसफर कर दी लो टेम्परेचर को। बोलो तो रवैया समझो, कंडक्शन के दौरान हो क्या रहा है, ईंट को हीट मान लो, अब ईंट हीट, अरे बोलो तो ईंट को क्या मान लिया, हीट, राइट। तो यानी मीडियम में जितने भी बंदे हैं सब अपने स्थान पर फिक्स हैं, कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है हीट ट्रांसफर के दौरान। क्या आपको पता चला मैंने हीट ट्रांसफर बोला है या हीट ट्रांसफर बोला है? तो हीट ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर है या नहीं? चलिए, तो असल जब हीट यहां पे ट्रांसफर हो रही है तो मीडियम के अंदर जो बंदा है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, वो अपनी एवरेज पोजीशन को छोड़ नहीं रहा है, वहीं रह के बस इधर उधर पकड़ा रहा है हीट को। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है कंडक्शन के दौरान। अरे समझ आ ना? और कंडक्शन प्रीडोमिनेटली सॉलिड्स में देखने को मिलता है। ये मेनली कहां देखने को मिलता है? होता लिक्विड और गैस में भी है, पर तो जो डेंजरस है, जो मेजरली जो हावी होता है, ये सॉलिड में ही होता है। जो बढ़िया से होता है ये सॉलिड में ही होता है। तो सॉलिड में हमेशा कंडक्शन होता है, अरे बोलो, और सबसे बढ़िया से होता है। तो इसलिए हम सॉलिड के रेस्पेक्ट में कंडक्शन को डिस्कस करके चलेंगे ज्यादातर, समझ आ रहा? पर तो ये लिक्विड गैस में भी होता है, वहां थोड़ा सा तरीका चेंज होता है, तो हम लिक्विड गैस की भी बात में स्टडी करेंगे कि लिक्विड और गैस में कंडक्शन कैसे होता है। पर तो मेनली कंडक्शन कहां होता है? सॉलिड्स में, समझा? तो कंडक्शन में कई बातें जो आपको नोट करनी है। सबसे पहली बात, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के दौरान जब हीट ट्रांसफर करते हैं, समझा ना, तो मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, वो अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं, वो अपनी एवरेज पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, वहीं के वहीं बैठे रहते हैं और एक दूसरे को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर करते जाते हैं। अरे है या नहीं? तो ये कंडक्शन में होता है, राइट। कन्वेक्शन में क्या सर जी? कन्वेक्शन के अंदर तसले के अंदर यहां से हीट भरी और हीट भरते ही तसला गर्म, और गर्म होते ही ठंडे की तरफ चल दिए। जो ठंडी जगह है वहां पर हीट खाली करी, तो जब तसला खाली, तो तसला खाली मतलब हीट खाली यानी ठंडा हो गया। जब हीट भर ली तसले में तो गर्म हो गया। तो क्या यहां से जो मॉलिक्यूल है वो आदमी को क्या बोल दिया? मॉलिक्यूल। इन लड़कों को क्या बोल दिया? यहाँ पे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, यहां से हीट लेगा और उसके बाद लो टेम्परेचर की तरफ चलेगा, और लो टेम्परेचर जाएगा तो यहां पर हीट खाली कर देगा। खाली करने के बाद फिर खूब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर फिर इधर भाग लेगा, फिर भरेगा हीट को। ये सभी मॉलिक्यूल फिर भरेंगे हीट को, हीट करके फिर गर्म हो जाएंगे, फिर लो टेम्परेचर की तरफ भागेंगे, फिर यहां पे हीट खाली करके फिर ठंडे हो जाएंगे, फिर गर्म की तरफ भागेंगे। तो एक तरीके से यहां पर मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो अपने स्थान पर फिक्स नहीं है, उनकी एवरेज पोजीशन फिक्स नहीं है, वो मीडियम के अंदर मूव कर रहे हैं, समझा? और एक साइक्लिक मोशन बन रही है बे, कि सभी क्या है, यहां से ईंट भर के यहां ला रहे हैं, फिर खाली होके जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो क्या सर्कुलेशन सा बन रहा है। इसी सर्कुलेशन को कन्वेक्शन में, टेक्निकल भाषा में कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन करंट। डेटो विजुलाइज कराऊंगा बेटा, जहां बता रहा हूं बिल्कुल भाई, ईंट की जगह हीट है और कुछ नहीं है। तो कन्वेक्शन करंट क्या है? जो ये मॉलिक्यूल का सर्कुलेशन है कि गर्म जगह से हीट को लेना और लो टेम्परेचर को दे देना और फिर ठंडा होकर फिर वापस आ जाना। तो ऐसे ही एक सर्कुलेशन बनता रहता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल है मूव करते हैं, वो फिक्स नहीं रहते, वो उनकी एवरेज पोजीशन फिक्स नहीं रहती, बल्कि हलचल मस्ती रहते पूरे मीडियम में। कंडक्शन में जो मीडियम होता है, मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, वह कभी भी मूव नहीं करते। मूव करेंगे तो अपनी एवरेज पोजीशन छोड़ेंगे, और तो यहां पर ऐसा नहीं होता, वो अपनी एवरेज पोजीशन पर बैठे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और वहीं बैठ के हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो दोनों में बड़ा फर्क आ गया। कन्वेक्शन के दौरान कन्वेक्शन करंट, सच बताऊं तो कन्वेक्शन करंट ही यहां पर मेन रीजन है। कन्वेक्शन करंट क्या है? बेसिकली हीट को यहां से यहां दे देना, ठंडा होकर फिर वापस जाना, हीट को यहां से ले आना, फिर वापस जाना खाली करके, हीट को यहां से यहां ट्रांसफर कर देना, फिर खाली होकर वापस जाना। ये कन्वेक्शन करंट ही तो एक तरीके से हीट ट्रांसफर की मैकेनिज्म है। तो कन्वेक्शन के दौरान जो
कोज है हीट ट्रांसफर का, वो क्या है? कन्वेक्शन करंट। अरे बोलो, और कन्वेक्शन करंट का बनना ही आन बान शान और पहचान है कन्वेक्शन की। अगर कहीं भी हीट ट्रांसफर हो रही है और हीट ट्रांसफर के दौरान कन्वेक्शन करंट नहीं बन रही है, तो उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कतई भी आप कन्वेक्शन कह ही नहीं सकते। बात समझ आ रही है ना? ये तो ये पूरा मॉलिक्यूल के ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का सर्कुलेशन है। ये यहां पे मीडियम के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं साइक्लिक मैनर में। अरे बोलो, कुछ यहां से यहां जा रहे हैं तो खाली करके यहां आ रहे हैं, यहां जा रहे हैं यहां आ रहे हैं, ऐसे ही तो कुछ चल रहा है ना। तो कंडक्शन कन्वेक्शन में मेन डिफरेंस समझ आया? तो यहां भी मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल घूम रहे हैं और यहां भी घूम रहे हैं। रेडिएशन के दौरान अगर बात करो तो भी हवा तो बीच में है ही है ना। अब रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो जरा एक बात आप मुझे बताना कि अगर आप रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जब ईंट यहां से यहां फेंक रहे हो आप, तो रेडिएशन में तो मॉलिक्यूल केवल यहीं के यहीं बैठे हैं और बीच में क्या है? मीडियम है। इस मीडियम को क्रॉस कराना है हीट को। अरे बोलो, तो जब हीट जाएगी मीडियम में से तो होके जाएगी ना। और मीडियम किसे बोलते हैं? किसी मटेरियल को, चाहे वो हवा हो बीच में, या बीच में सॉलिड हो, या बीच में गैस हो, या लिक्विड हो, उसे क्या बोलते हैं? मीडियम। यहां पर कौन सा मीडियम है बीच में? हवा। अरे बोलो, और दूसरा मीडियम क्या है? ये बंदे, ये भी तो मटेरियल ही है। तो यहां बीच में, दोनों स्थान के बीच में मीडियम क्या है? एक तो हवा और दूसरा ये बंदे यानी मॉलिक्यूल। अरे बोलो, ये भी मीडियम है। तो मीडियम दो चीज से मिलकर बना, एक तो इन बंदों से और एक हवा से। अब रेडिएशन केस में बीच में जो मीडियम है उसमें केवल हवा ही हवा है, क्योंकि बंदे तो बीच में है नहीं, बंदे तो यहीं खड़े हैं और ईंट को फेंक रहे हैं। अरे बोलो भाई, तो मीडियम है तो हवा ही सही, तो बीच में हवा के मॉलिक्यूल है, राइट। चल अब जरा एक बात आप मुझे बताना यार, यहां पर ईंट अवेलेबल है, यहां पे नहीं है। ये बंदा यहां पे खड़ा हुआ ईंट फेंक रहा है इधर को, ये ईंट इधर को फेंक रहा है। तो बताओ यार, जब किसी ईंट को आप यूं फेंकेंगे तो हवा को चीरते हुए जा रही है नहीं? हवा ना बोलो, क्या बोलो? हवा को मीडियम, तो मीडियम में क्रॉस होके जा रही है नहीं? जब तुम बाइक चलाते हो और थोड़ा तेजी से चलाते हो तो हवा तुम्हें पीछे की तरफ ड्रैग करता है या नहीं? तो आपकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। तो ये बताओ यार, ये बंदे हैं यहाँ बीच में हवा है, जब ये ईंट को फेंकेंगे तो ईंट हवा को चीरते हुए जाएगी या नहीं? तो हवा एक ड्रैग फोर्स लगाएगी। अब ये बताओ यार, अगर बीच में हवा न हो, अगर बीच में हवा न हो तो क्या इन्हें ईंट को फेंकने में और कम फोर्स लगाना पड़ेगा? और कम फोर्स लगा के ईंट ट्रांसफर हो जाएगी यहां से यहां। अरे बोलो, तो रेडिएशन में हीट को फेंकने का जो तरीका होता है, हीट को ट्रांसफर करने का जो तरीका होता है, उसमें तो हीट फेंकी जाती है। ऐसा होता है कि हीट के छोटे छोटे गोले बना लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जब रेडिएशन मोड के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, तो इस मोड में होता क्या है कि हीट के छोटे छोटे गोले बना लिए जाते हैं और छोटे छोटे गोले बना के, पेड़े बना के, लड्डू पेड़े बना के यूं फेंका जाता है मीडियम में। जब मीडियम में फेंकते हैं तो बीच में हवा मिलेगी, अगर बीच में हवा मिलेगी तो कहते हैं लड्डू के ऊपर ड्रैग लगेगा, तो यहां तक पहुंचने की गुंजाइश कम है, या ये कहो कि हीट ट्रांसफर में बाधा पैदा होगी। तो रेडिएशन के दौरान हीट ट्रांसफर बढ़िया कब होगा? जब बीच में कोई भी मॉलिक्यूल हवा का न हो। ऐसा हो नहीं सकता, परंतु हम इमेजिन कर सकते हैं। अरे बोलो पागलो, तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर बेहतरीन कब होगा? जब बीच में कोई भी एयर का मॉलिक्यूल न हो, यानी मीडियम न हो। इसलिए कहा जाता है रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा तब होती है जब एब्सोल्यूट वैक्यूम बीच में होता है, या जब कोई मीडियम प्रेजेंट न हो। इकलौता ऐसा मोड है जिस मोड के थ्रू हीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो मीडियम में भी सकता है, पर तो मीडियम ना हो तब भी हो सकता है, पर तो ये दोनों मोड मीडियम के बिना नहीं हो सकते। अगर यहां पे हवा भी ना हो तो बंदे तो खड़े ही होंगे तरीके में, और बंदे भी तो मीडियम में ही काउंट होंगे ना। मास को बोलते हैं मीडियम, बीच में जो मास है उसे मीडियम। यहां पर भी अगर मान लो बीच में एब्सोल्यूट वैक्यूम भी है तो बंदे तो घूमेंगे ही। अबे 5 में से मान लो एक यहां तो हमेशा 2-4 तो रास्ते में मिलेंगे ही।
अगर 1000 बंदे होते तो 50-100 यहां से भर रहे हैं, 50-100 खाली कर रहे हैं, तो कम से कम 100-200 तो हमेशा रास्ते में मिलेंगे आते जाते। तो कन्वेक्शन भी बिना मीडियम के नहीं हो सकता, कंडक्शन बिना मीडियम के नहीं हो सकता। रेडिएशन ही है जो मीडियम में हो सकता है, मीडियम के बिना भी, और मीडियम के बिना तो और जबरदस्त होता है। तो रेडिएशन के तो क्या कोई हीट लॉस होगा ही नहीं, एनर्जी लॉस होगी ही नहीं। इन बंदों को एनर्जी फेंकने में भी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम ताकत लगानी पड़ेगी, आसानी से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी अगर बीच में हवा नहीं है तो। अरे बोलो यस। तो रेडिएशन मोड में होता क्या प्यारे बच्चों कि जो यहां पर हीट अवेलेबल होती है हाई टेम्परेचर पे, समझा ना, जो मॉलिक्यूल हैं, क्या मॉलिक्यूल हैं, बॉडी के मॉलिक्यूल हैं, हाई टेम्परेचर पे जो मटेरियल है उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो हीट के छोटे छोटे गोले बना लेते हैं, गोले, और गोले बना के यहां पे फेंकते हैं, और हीट के उन छोटे छोटे गोलों को टेक्निकल भाषा में फोटॉन्स कहा जाता है या बंडल ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि अरबों खरबों गोले हर सेकंड बनते हैं, तो हर एक गोले का डायमीटर बराबर। इसका मतलब क्या है, एक गोले के अंदर अगर 1.5 किलो जूल एनर्जी है तो हर एक गोले के अंदर 1.5 किलो जूल। इसलिए इनको क्वांटा ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी या बढ़िया वाली फिजिक्स की टेक्निकल भाषा में फोटॉन्स कहा जाता है। और जब ये फोटोन चलते हैं तो तरंग की फॉर्म में चलते हैं। जब मीडियम में चलते हैं तो कैसे चलते हैं, तरंग की फॉर्म में चलते हैं। और जब ये फोटोन का ग्रुप तरंग की फॉर्म में चलता है तो इसी तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होती है। अरे बोलो ससुरो, मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए नहीं, आपको मोड विजुअलाइज कराने के लिए बताया कि आप चीजें विजुअलाइज कर पा रहे हैं। जैसे ईंट जा रही है ना हवा में, ऐसे बंडल ऑफ एनर्जी जा रहे हैं। अब फोटोन क्या पता चला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या पता चला, बंडल ऑफ एनर्जी क्या पता चला, क्वांटम ऑफ एनर्जी कैसे पता चला। और जितने भी क्वांटम ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी है सब डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, हर एक की वैल्यू बराबर होती है। ऐसा नहीं कि किसी पैकेट के अंदर ज्यादा एनर्जी किसी के कम एनर्जी, कोई लड्डू बड़ा बना दे कोई छोटा बना दिया, अरे बोलो, ऐसा नहीं है। और ये सब काम ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। बताए बच्चों, इस एग्जांपल से आपको ये तीनों चीजें समझ आई है या नहीं? अरे बोलो यस। तो सर जी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में बहुत सारे फंडामेंटल पॉइंट है जो हमने समझे हैं। अब एक एक करके हम इन्हें लिखेंगे, राइट और रॉन्ग। चले बच्चों, तो अब जरा लिखना चालू करते हैं इनके बारे में जो हमने समझा है। तो यहां पे भी लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, क्या क्या तुमने समझा उसका निष्कर्ष निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं कह सकता हूं, इन द, प्लीज कीप इट, इन द कंडक्शन, in the conduction and convection mode of heat transfer, the medium is necessary, अति आवश्यक है। मीडियम का होना तो आवश्यक है, बिना मीडियम के दोनों मोड हो ही नहीं सकते, दोनों मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे हीट ट्रांसफर के लिए। द मीडियम इज नेसेसरी, दैट मीन्स, यानी क्या मतलब है सर जी इसका? सो दैट मीन्स विदाउट मीडियम, मीडियम मतलब मटेरियल जो बीच में है, हाई टेम्परेचर वाले स्थान और लो टेम्परेचर स्थान के बीच में जो मटेरियल है उसे मीडियम कहा जा रहा है, राइट। तो दैट मीन्स विदाउट मीडियम the convection and conduction do not takes place, विदाउट मीडियम ये हो ही नहीं सकते, डू नॉट टेक प्लेस, हो ही नहीं सकते हैं, यानी इनके द्वारा कोई हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। मीडियम का होना जरूरी है, मस्ट है। तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ मीडियम, presence of medium must है। समझ पा रहे हैं आप?
मीडियम की प्रेजेंस मस्ट है, होना ही होना चाहिए मीडियम, नहीं तो ये मोड आपको दिखाई नहीं देंगे, राइट। सेकंड पॉइंट आप लिख द रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ये इकलौता ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिस मैकेनिज्म में बीच में कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो भी हो जाएगा, तो मस्ट नहीं है कि होना ही होना चाहिए, हो तब भी होगा, ना हो तब भी होगा। डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। बताए बच्चों, इन लाइनों के मतलब समझ पा रहे हैं आप क्या है? यस। चलिए थर्ड, अब मैं ये भी कह सकता हूं, बताए रेडिएशन के दौरान जो हीट ट्रांसफर की इंटेंसिटी है वो हाई कब होगी? जब कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, और जब बीच में इसका हवा भी ना हो। अगर हवा भी नहीं है तो जिस स्थान पे कोई भी हवा का पार्टिकल नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैक्यूम। समझ आ ना? मान लो इस कमरे के अंदर 1 लाख मॉलिक्यूल है और प्रेशर 1 बार लग रहा है। अगर बंद कमरा हो, बिल्कुल बंद कर दिया, शील्ड कर दिया जाए और आधे हवा के मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो तो प्रेशर आधा बार हो जाएगा, 0.5 बार रह जाएगा। 0.5 बार का मतलब क्या है? वैक्यूम। जब प्रेशर 1 बार से कम रहता है तो उसे वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल कम है, तो एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब है कि कमरे के अंदर एक भी मॉलिक्यूल हवा का नहीं है। समझ आना अब क्या है? उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम, यानी प्रेशर बिल्कुल जीरो हो गया, इससे नीचे कोई प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सही मायने में एब्सोल्यूट वैक्यूम को कह सकते हैं कि कमरा खाली है। समझ, जब बोलते हैं ना गिलास खाली पड़ा है पानी भर दो, जो खाली नहीं होता अंदर हवा होती है या नहीं? तो वो सीन है। तो हम कह सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर करने की जो ताकत है उसे क्या बोला है? इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम, कहां होती है मैक्सिमम? इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम या एब्सोल्यूट वैक्यूम? इन द एब्सोल्यूट वैक्यूम। इन द एब्सोल्यूट वैक्यूम द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम इन द एब्सोल्यूट वैक्यूम। 1000 बार ये पॉइंट पूछा गया है, ये जितने पॉइंट लिखे हैं 1000 बार पूछे गए कॉम्पिटिशन में। समझ आ रहा है या नहीं? हर एक पॉइंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, समझ आ ना? तो चलिए, तो सर जी देखो आपने एक चीज तो देख ही ली है कि चाहे कन्वेक्शन हो और या फिर कंडक्शन हो, यहां तो मीडियम मस्ट है। अरे बोलो यहां, समझ आ ना? और रेडिएशन में क्या है? रेडिएशन में क्या है? नॉट रिक्वायर्ड। अरे बोलो, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। तो बच्चों बात समझ आ रही है नहीं? यस। चलिए तो देखो, अब इसके बाद 5वां पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट बात और, मैं कह सकता हूं कि कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हैं, अपनी एवरेज पोजीशन पे फिक्स नहीं रहते। दे मूव फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर एंड लो टू हाई टेम्परेचर। एक साइकिल सा बन जाता है, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से। अरे बोलो, हाई से लो, लो से हाई टेम्परेचर, राइट? तो उसका मतलब, जबकि कंडक्शन में क्या है? कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के दौरान मॉलिक्यूल मीडियम के अंदर अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूं, दोनों बातें आई हुई हैं, राइट? तो इसका मतलब सर जी यहां से मैं कह सकता हूं कि इन द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, द मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, कुछ ही कहें आप, द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स डू नॉट चेंज इट्स एवरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज पोजीशन, डू नॉट चेंज इट्स एवरेज पोजीशन। दे रिमेन्स यानी रहते हैं, रिमेन्स मतलब रहते हैं, दे रिमेन्स फिक्स्ड इन द मीडियम,
ये मीडियम में ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं, है ना, जहां पे कोई यहाँ वहीं रहता है। हिलने डुलने से मना नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल बूथी बन के बैठना चेयर पे, आप हिल डुल सकते हो, तो ऑन एन एवरेज जब हिले डुलेंगे तो माइक्रोन में आप इधर उधर डिस्प्लेस हो सकते हो, तो परमानेंटली नहीं कि चेयर छोड़ के दूसरी जगह बैठ गए आप। ऑन एन एवरेज आपको उसी लोकेशन पे रहना है और बस हीट पकड़ा नहीं है एक दूसरे को, इसने से पकड़ा दिया उसने से पकड़ा दिया, ऐसा कुछ चलेगा। समझ आ रहा है नहीं? फिक्स्ड इन द मीडियम, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कन्वेक्शन में क्या कहेंगे, कन्वेक्शन में भी मीडियम के अंदर मॉलिक्यूलर एटम फिक्स रहते हैं, ये अपनी एवरेज पोजीशन को चेंज करते हैं, भयंकर चेंज करते हैं। अभी यहां है, थोड़ी देर बाद वहां मिलेगा, फिर वापस आता दिखाई देगा, ये है ना। तो इसका मतलब क्या है, इन द convection mode of heat transfer, the atoms या molecules atoms or molecules move in the medium, और जब कोई चीज मूव कर रही है तो गारंटी के साथ में पोजीशन तो चेंज होगा ही होगा। तो बस इतना ही लिख दो, काफी है, कम लिखना ज्यादा समझना। अरे बोलो, तो मूव इन द मीडियम में मूव करते हैं, यहां पे मूव नहीं करते हैं, समझ आना। तो सर जी आप कह सकते हैं कि अगर कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन के दौरान इन द मीडियम एटम्स और मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव, ये ज्यादा मूव नहीं करते, मतलब पोजीशन को चेंज नहीं करते। हिलने डुलने को मोशन नहीं कहते कि आप यूं कर रहे हो तो आप मूव कर रहे हैं, राइट। ये तो ऑन एन एवरेज पोजीशन वही है, तो हम इसे रेस्ट में ही मानेंगे, राइट और रॉन्ग। मूव का मतलब है जब कोई डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे, रीजनेबल, अच्छा जिसे हम नोटिस कर सकें, डू नॉट मूव। समझ आए या नहीं? तो सर जी ये बेसिक सी बातें हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की। यहाँ से काफी बातें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी गई हैं घुमा घुमा के। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, राइट और रॉन्ग। चले सर जी, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों मोड का, राइट। अब इसके बाद अब सबसे पहला, अब हम डिटेल डिस्कशन चालू करेंगे और सबसे पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम डिस्कस करेंगे अब, जिसका नाम है कंडक्शन, राइट और रॉन्ग। अब 0 से लेके 100 तक पूरा डिटेल में देखेंगे, ओके। चलो बच्चों, तो ये लेक्चर जरा यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम